बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए एक और ख़राब दिन और कहना होगा कि हमारी मार्केट फिर भी काफ़ी रेजिलियंस दिखा रही है इन फेस ऑफ ग्लोबल मार्केट। लेकिन दिक्कत यह है कि मार्केट जिस तरीके से गिर रही है 2% आज, हम मंडे को भी ऑलमोस्ट इतना ही गिरे थे। लो से रिकवरी है लेकिन रिकवरी में कोई दम नहीं है। हाँ, ये जरूर आप कह सकते हैं कि मार्केट ज़्यादा नहीं गिरा। सुबह की 15 मिनट के बाद मंडे को भी यही हुआ, पहले 15 मिनट में लो लगा आज भी, लेकिन इसका कोई मायने नहीं है ऑनेस्टली। आप देखिए किस तरीके से बैंक निफ्टी नीचे है 2%, 1200 पॉइंट, 60-800 से 58-600, 2000 से ज़्यादा पॉइंट निकल गए हैं, है ना। मिड कैप देखिए, स्मॉल कैप देखिए, मार्केट बेट देखिए, इंडिया विक्स देखिए। मैं तो कहूँगा एक बार अगर आप इंडिया विक्स देखें वहाँ पर किस तरीके की आपने तेज़ी देखी है। जो एक इंडेक्स नहीं चलना चाहिए वही चला इंडिया विक्स 24%। तो खैर पेन मार्केट में अभी भी काफ़ी है, दिक्कत मार्केट में अभी भी काफ़ी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को कुछ नहीं पता है अभी इस समय, ऑनेस्टली स्पीकिंग इफ़ यू आस्क मी। चलिए इस शो की शुरुआत करेंगे, बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। श्रेया और मैं होंगे आपके साथ। हेडलाइंस के साथ शुरुआत करते हैं। ईरान अमेरिका जंग से बाजार में फिर हाहाकार। निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी के बावजूद निफ्टी लगातार तीसरे दिन 1.25% से ज़्यादा फिसला। बैंक निफ्टी भी 1200 पॉइंट गिरा। मिड कैप और स्मॉल कैप 2% से ज़्यादा गिरे। 3 दिनों में निवेशकों के उड़े 17 लाख करोड़। इंडिया विक्स 22% ऊपर, 3 दिन में 60% उछला विक्स। आज भी सटीक पड़े बिग स्टॉक्स और ChatGPT शेयर। सप्लाई पर दिक्कत से 9% गिरकर वायदा का टॉप लूजर बना पेट्रोनेट। गुजरात गैस में भी गिरावट, वहीं ChatGPT शेयर सोलार 3% उछलकर वायदा का टॉप गेनर बना। साथ ही कमजोर चार्ट वाले शेयरों में पेटीएम और गोदरेज कंज्यूमर फिसले। क्रूड और डॉलर इंडेक्स में उछाल से रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा रुपया। डॉलर के मुकाबले भाव 1% गिरकर 92 रुपये 30 पैसे तक फिसला। जानकारों के मुताबिक बाजार को करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने की आशंका। डॉलर इंडेक्स मजबूत होने से मेटल शेयरों में आज तगड़ी बिकवाली। करीब 5% फिसला इंडेक्स। 7% से ज्यादा गिरावट के साथ वायदा के टॉप लूजर में शामिल टाटा स्टील और सेल। साथ ही रियल्टी और सरकारी बैंकों में भी 4% से ज्यादा गिरावट। वहीं कैपिटल मार्केट, ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर फिसले। हालांकि चुनिंदा IT शेयरों में हल्की खरीदारी। ईरान जंग से क्रूड पहुंचा 9 महीने की ऊंचाई पर। एविएशन, पेंट, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और टायर स्टॉक्स में तेज गिरावट। एशियन पेंट 2% नीचे, इंडिगो भी 4% टूटा। सभी OMC स्टॉक्स में 5% की गिरावट। इंटरनेशनल बाजारों में चीनी की ऊंची कीमतें और इथेनॉल का प्रोडक्शन ज्यादा फायदेमंद होने की उम्मीद से चीनी शेयरों की बढ़ी मिठास। 6 से 9% चढ़े बलरामपुर चीनी, द्वारिकेश, बजाज हिंदुस्तान और अवर शुगर। चलिए मार्केट में कुछ तो पॉजिटिव भी है, शुगर सेक्टर ही सही, लेकिन खैर श्रेया, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और देखिए थोड़ी सी रिकवरी है मार्केट में लो से। आज का लो था 24,305, वहाँ से 24,441, मतलब करीब करीब 136 पॉइंट की रिकवरी है। तो जितना हमने गंवाया उसका करीब करीब 1/5 आपने रिकवर किया। लेकिन याद है एक चीज़, सोमवार को भी ऐसी रिकवरी हुई थी। सोमवार को भी बहुत लोगों को लगा हुआ कि बस अब हो गया हमारी मार्केट, और आज आपने देखा क्या हुआ। और हु नोज, कल श्रेया हम उठे, हो सकता है कल हम 1000 पॉइंट नीचे खुले, या कल हम 200 पॉइंट की रिकवरी के साथ खुले, किसको पता है, किसी को नहीं पता है इस समय। और बैंक निफ्टी में ऑब्वियसली ज़्यादा बिकवाली है, तो बैंक निफ्टी क्लियरली उसको लीड कर रहा है। और ये होता है बैंक निफ्टी के साथ, वो स्ट्रेंथ वाला इंडेक्स है, लेकिन एक बार अगर वो पर्टिकुलर लेवल तोड़े या कोई सपोर्ट जो रेजिस्टेंस बन जाए, उसके बाद नॉर्मली वो लीड करता है गिरावट को। ये मार्केट का दस्तूर है। यही नैस्डैक भी करता है US में। वैसे सबसे स्ट्रांग होता है, लेकिन जब गिरता है सबसे पहले तो नैस्डैक ही गिरता है। यही हमारे यहाँ भी होता है। बैंक निफ्टी वैसे स्ट्रांग होता है, जब मार्केट चलती है तो बैंक निफ्टी लीड करता है, मार्केट गिरती है तो भी बैंक निफ्टी लीड करता है। तो इस समय बैंक निफ्टी गिरावट को लीड कर रहा है। और मिड और स्मॉल कैप यहाँ बहुत पेन है। और मैं बताऊँ, सच बताऊँ तो जो हमारे रिटेल व्यूअर्स हैं उनका सबसे ज़्यादा पेन यहीं पर है, क्योंकि और ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ये भी लगेगा कि क्या एक इंसान के मूड और माहौल से पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट इस तरीके से चल रहा है, लेकिन ये फैक्ट है।
ओके, जो डोनाल्ड ट्रम्प डिसाइड कर रहे हैं उससे काफ़ी एक दर्द हो रहा है मार्केट में। मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा दर्द है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:6 का है आज का, जी हाँ। और इंडिया विक्स 22% से ज़्यादा उछला है इंडिया विक्स। और बड़ा सवाल ये रहेगा कि फिर ट्रेडर और निवेशक क्या करें। कुछ देर में इस पर बात करेंगे, लेकिन लेट्स वेट एंड वॉच कि आखिरी का 1.5 घंटा आज कैसा रहेगा। आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा मार्केट में, उस पर नजरें रहेंगी और वो आप समझेंगे सीएनबीसी आवाज़ पर। लेकिन लहूलुहान मार्केट, काफ़ी प्रेशर में, पेन में। आईटी सेक्टर जो लगा था कि चल रहा है सुबह, उसने भी बढ़त गवाई। इन रेड आपको आईटी सेक्टर अब कारोबार करता हुआ नजर आएगा। जो बड़ा सवाल आपने कमेंट्री खत्म करते हुए उठाया सर कि करना क्या है ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को, मार्केट में अप्रोच क्या हो, क्योंकि अभी आपने कहा कि किसी को कुछ नहीं पता, कल कुछ भी हो सकता है, या तो हम नीचे खुल रहे हैं या तो ऊपर खुल रहे हैं। जब कुछ नहीं पता हो, ब्लीक हो सिचुएशन, तो कैसे अप्रोच करें? साथ ही लेवल्स अब कौन से इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जो भी लेवल्स हम चर्चा कर रहे हैं वो तो ब्रीच करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं सर। देखिए, ये बाजार ना अब लेवल स्पेसिफिक नहीं है। ये अब मार्केट जो है सेंटीमेंट का मार्केट है, और सेंटीमेंट वाला ही ये मार्केट रहेगा। आपके सवाल का भी जवाब दूंगा मैं, लेकिन अब क्योंकि आपने पहला लेवल का पूछ लिया, अब देखिए आज 24,305 का लो है, वहाँ से हम करीब 150 पॉइंट रिकवर हो चुके हैं, है ना। प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम डे हाई पर हैं। क्या है कि मार्केट कभी भी ना वन वे नहीं गिरता। मार्केट में बीच बीच में रिकवरी आती है। अब बैंक निफ्टी देखिए, अब ये पर इशू पता है क्या है? इशू ये है कि आप ट्रेड कैसे करें इसको। ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन इसको आप ट्रेड कैसे करें। किसकी हिम्मत होती है कोई भी पोजीशन ओपन छोड़ के जाने की? मैं तो कहता हूँ इवन शॉर्ट पोजीशन भी आप छोड़ के जा सकते हैं कि ओपन। हो सकता है एक बार के लिए कोई ऐसा बयान आ जाए कि, और कुछ नहीं, अगर दोनों देशों से एक ये बयान आ जाए, भले ही उसका कोई मायने ना हो, हाँ हम बात कर रहे हैं, अगर एक ऐसा बयान आ जाए उसी में आपकी 300 पॉइंट की रैली हो जाएगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ पता चले कि कहीं कहीं और ड्रोन छूट गया या कहीं और मिसाइल छूट गई, किसी और, वो उस दिन आया था सऊदी अरामको पर हमला हो गया, अब मान लो ऐसे किसी और बड़ी कंपनी पर कुछ हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए, कोई कहीं खबर आ जाए कि ईरान टारगेट कर रहा है फॉर एग्जांपल पेंटागन को या कुछ कर रहा है, मतलब किसको पता है? आपको पता है, मुझे पता है, हमें नहीं पता। लास्ट टाइम जब इस स्केल की वॉर हुई थी तब हम में से कोई नहीं था मार्केट में। मैं जो गल्फ वॉर की बात कर रहा हूँ 1991 की, और उससे पहले जब ईरान इन्वॉल्व था वो तो जैसे गावर सर ने बताया 1979 की बात थी, तब तो हम में से कोई पैदा भी नहीं हुआ था। तो अभी हमें नहीं पता। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, ये वाली जो वॉर है ना, ये थोड़ी सी अलग है। ये अलग इसलिए कि इसमें अब तक क्या है ना, जैसे इजराइल हमास की वॉर हुई या फिर भारत पाकिस्तान की वॉर हुई। देखिए, मैं किसी को बिलिटल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये छोटी लड़ाइयाँ हैं, रिलेटिवली मतलब उस स्केल की नहीं है। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं ना, अभी जो यूएस ने जो किया, जो सही किया है गलत किया, अब उस पर मैं थोड़ा कमेंट करूँगा, लेकिन जो उनके सुप्रीम लीडर कुमार, जो एक रिलीजियस लीडर है, वो जो उन्होंने किया, क्या उन्हें पता था कि इस स्केल का ईरान रिप्लाई कर सकता है? क्या उनके पास इस चीज़ का अंदेशा था? क्या डोनाल्ड ट्रम्प को पता था कि ये इस तरीके से आगे जाकर, और क्या विद इन यूएस लोग उनके अगेंस्ट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? ये सब चीज़ें आई थिंक हमें नहीं पता। और इसके लिए मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि मार्केट का सबसे बड़ा दुश्मन होता है अनसर्टेनिटी। अब क्या है कि अगर आपके पास एक सर्टेनिटी हो, मुझे एक डेट दे दें कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि 31 मार्च तक हम लड़ेंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे। होता है ना कि वो अंदाज़ अपना अपना, मैं कहता है ना, वो उसको शक्ति कपूर बोलता है 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, तुमको जितना पीटना पीट लो, तुमको जितना बचना है बच लो। अब वो मार्केट के पास अब इस ऐसे कोई डिफाइंड टाइमलाइन नहीं है ना। अब डिफाइंड टाइमलाइन नहीं हो तो इसके लिए मैं आज लेवल स्पेसिफिक बात कर ही नहीं रहा हूँ। लेवल्स का मायना नहीं है इस मार्केट में। इसके लिए मैं लेवल स्पेसिफिक बात ही नहीं करूँगा बिल्कुल भी। तो जब सर लेवल बेस्ड मार्केट रह नहीं गई है, तो सुबह आपने कहा था कि मार्केट अब 2 पर्सपेक्टिव से हमें देखना चाहिए, एक ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव से और दूसरा इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो पहला सवाल ट्रेडर्स के लिए, ट्रेडर्स इस मार्केट को कैसे अप्रोच करें? बिल्कुल, देखिए ये बहुत सही सवाल है आपका। ट्रेडर्स को जो एक चीज़ पे ध्यान देना है ना, बॉटम पकड़ने की गलती नहीं करनी है। बहुत लोगों को आज लगेगा कि अरे वाह देखिए मार्केट रिकवर हो गया। जो कह रहे हैं ना कि खरीदो, उनसे मैं कहूँगा एक काउंटर सवाल पूछिए। जो कह रहे हैं कि खरीदो, उनसे मैं कहूँगा एक काउंटर सवाल पूछिए, क्या वो अपना घर बेच के निफ्टी लेंगे? सिंपल है भाई। अगर आपके अंदर इतना कन्विक्शन है, आप कह रहे हैं कि वॉर इज़ अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी, पिछली वॉर में देखिए अगर आपने खरीदा होता तो मार्केट इतना चला होता,
अच्छी बात है, तो आप अपना घर बेच के निफ्टी ले लीजिए। फिर लेंगे क्या आप? अगर नहीं तो फिर दूसरों को ज्ञान मत बांटिए प्लीज़, ठीक है। और जिन्हें बजट डे लो नहीं टूटता हुआ दिख रहा था, आज उनके लिए कोई और लेवल हो गया कि ये नहीं टूटेगा। आज का लो टूटेगा ना जिस दिन, और मान के चलिए कि आप इसके टूटने के बहुत चांसेस हैं। 305 303 305 जो भी था वो टूट गया, फिर 24,000 नया लेवल हो जाएगा कि 24,000 नहीं टूटेगा। वो टूट गया तो बोलेंगे 23,500 नहीं टूटेगा। ऐसे थोड़ा ना होता है, कोई ना कोई नया लेवल तो आएगा ही, कहीं ना कहीं से तो मार्केट घूमेगा, किसी ना किसी लेवल से तो मार्केट घूमेगा। अब मुझे बताइए, अगर आपने वो एग्जैक्ट पकड़ भी लिया तो उससे क्या हो जाएगा? एक होता है मार्केट में, अगर आपको कन्विक्शन आ जाए ना, तो भले ही आपने बॉटम ना भी पकड़ा हो, तो आप क्वांटिटी अगर ज़्यादा अच्छी अपनी कर लेंगे तो उसमें आप ज़्यादा पैसा बना लेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट में एकदम पूरा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस लेवल से बाउंस बैक आ रहा है, वो फिर भी पैसा बनाते हैं। और कई लोग होते हैं जो बिल्कुल सही लेवल गेस कर लेते हैं, फिर भी पैसा नहीं बना पाते हैं। तो ये बाज़ार जो है ना, ये लेवल का नहीं, ये बाज़ार सेंटिमेंट का है। और सेंटिमेंट अगर कोई लेवल की बात करे ना आपको इस मार्केट में, तो मत सुनिए उसकी। वह मतलब उनको मार्केट का शायद इतना वो नहीं है, क्योंकि ये मैं जैसे कह रहा हूँ ना, अब कल 700-800 पॉइंट का गैप डाउन होगा या 400-500 पॉइंट का गैप अप होगा, हमें नहीं पता, और पता करना भी नहीं है हमको। अब जैसे मैं कहा, ये लड़ाई एक हफ्ते चलेगी या एक महीने चलेगी, हु नोस। और एग्जैक्ट बॉटम पर खरीद कर आप कर भी क्या लेंगे? और एक और बात, आपने बोल दिया कि चलिए ये बॉटम है, बस यहाँ से 2000 पॉइंट गिर गया अगर मान लीजिए निफ्टी, और कुछ भी हो सकता है मार्केट में, अगर यहाँ से 2000 पॉइंट निफ्टी गिर गया तो कौन जिम्मेदार होगा फिर? अगर आपके कहने पर किसी ने ले लिया, पोजिशनली ले लिया, तो कौन जिम्मेदार होगा फिर? यहाँ से अगर 2000 पॉइंट गिर, मैं चाहता हूँ ना गिरे, और मैं चाहता हूँ कि जो कह रहे हैं कि बॉटम बन गया वो ठीक हो, वो सही हो, मैं चाहता हूँ पर्सनली। लेकिन अगर नहीं हुआ तो अगर नहीं हुआ तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना भाई? हम तो कमेंटेटर हैं, हमने तो बोल दिया। जो ट्रेड कर रहा है हमारे कहने पर और सुनकर उसका लॉस हुआ तो फिर क्या होगा? काफ़ी अहम सवाल सर ये। हाँ, लेकिन इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, अब इन्वेस्टर्स कैसे अप्रोच करें फिर इस मार्केट को? देखिए, पहली बात तो घबराए नहीं। हालांकि कहना आसान है, घबराए नहीं। वो अजय देवगन और काजोल की एक फिल्म आई थी, उसमें वो अजय देवगन एक वो हीरा एक हार चुरा के भागते हैं पेरिस से। वो एक हॉलीवुड की फिल्म का सीन बाय सीन कॉपी थी मूवी। तो उसमें प्यार तो होना ही था। उसमें वो पायलट बोलते हैं डोंट पैनिक डोंट पैनिक, वो बोलता खुद पैनिक करके हमें बोल रहे हैं डोंट पैनिक। तो खैर, पहली बात तो पैनिक मत करें, अपना कैश संभाल कर रखें। इस मार्केट में पता है, कोविड का टाइम आया था आपको, कोविड के बाद जब रैली हुई थी, सबसे ज़्यादा पैसा किसने बनाया? जिसने पैसा बचा के रखा। देखिए, अगर आपका पैसा ही नहीं बचा, मतलब जब तक बॉटम बनेगा तब तक अगर आपका पैसा ही नहीं बचा, तब तक तो आप करेंगे क्या? तो पैसा तो होना चाहिए आपके पास, तो पैसा बचा के रखें। आज अगर थोड़ा लिया है आपने, जैसा कि मैंने एक व्यू लिया था कि आज अगर निफ्टी इस लेवल पर आता है तो थोड़ा ETF लेना चाहिए, मैं खुद लूँगा। अगर आपने वो किया है तो अब इंतज़ार करें, अब सेकंड ट्रांस डालने के लिए और बड़ी गिरावट का वेट करें। नहीं आए तो अच्छी बात है, ठीक है। अपनी एक स्टॉक लिस्ट बना लें, और जब मार्केट स्टेबल हो जाए ना, भले यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर स्टेबल हो या यहाँ से 500 पॉइंट नीचे स्टेबल हो, जब एक साइन ऑफ स्टेबिलिटी आ जाए मार्केट में, तब इन्वेस्ट करें बेसिकली उसमें। और उन कंपनियों पर फोकस करें श्रेया जिनका वॉर से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि हमने SBI की बात की थी, अब SBI भी गिर रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी गिर रहा है, सब पूरा गिरेगा ही ना भाई। कोई अकेला कोई एक तो है नहीं कि जो बस चलता रहेगा मार्केट में, सभी गिरेंगे। तो उन पर फोकस करें। तो जैसे भारत की इकोनॉमी और अर्निंग्स ग्रोथ, ये जो है इनसे जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं, इन पर बेसिकली आपको यहाँ पर फोकस करना है। तो डोमेस्टिक स्टॉक्स वगैरह पॉजिटिव होंगे, तो फिर कौन से सेक्टर या स्टॉक स्पेसिफिक सर और डिटेल में बता पाएं जिसको वॉच लिस्ट में रखना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ? हाँ बिल्कुल। देखिए, एक तो ना मुझे लग रहा है ये जो पूरा मामला हुआ है ना, इससे कहीं ना कहीं एक निफ्टी IT को फ्रेश लीज ऑफ लाइफ मिली है। निफ्टी IT चाहे डॉलर रुपये की वजह से मिला हो या कुछ भी मिला हो, यहाँ पर अपनी फंसी हुई पोजीशन से बाहर निकले, क्योंकि सिर्फ डॉलर रुपये के उससे कुछ नहीं होगा। ये सेक्टर अभी भी काफ़ी वीक है और वीक ही रहेगा। स्ट्रेंथ मैं अभी भी कहूँगा आपको मिलेगी ऑटोज़ में, स्ट्रेंथ अभी भी मिलेगी आपको PSU बैंक्स में, और स्ट्रेंथ अभी भी आपको मिलेगी कुछ सेलेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए स्टॉक्स। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अब ये इसका मतलब ये नहीं कि आप छूटते ही इसको बड़ी क्वांटिटी में खरीद लें। वैसे लार्सन एंड ट्यूब्रो का स्टॉक है। अब लार्सन एंड ट्यूब्रो का एक बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो गल्फ में है,
लेकिन वो इकलौता बिजनेस नहीं है लार्सन एंड ट्यूब्रो का। मंडे को भी स्टॉक काफ़ी गिरा फिर रिकवर हुआ, आज भी काफ़ी गिरा और फिर रिकवर हुआ। इस तरीके के स्टॉक्स में आप एक SIP करें, क्योंकि देखिए अगर वर्स्ट के सिनारियो में दुनिया ही नहीं बची तो फिर तो कोई भी स्टॉक, चाहे आपके बैंक में पैसे, फिर बैंक के पैसे भी क्या कर लेंगे, सही बात है, फिर बैंक के पैसे में भी क्या कर लेंगे आप। तो इस तरीके के स्टॉक्स पर फोकस करें, या जैसे SBI है, SBI पे फोकस करें, भारतीय एयरटेल है ना, भारतीय एयरटेल, इन पर फोकस करें। और इनमें सब में आप देखेंगे नॉर्मली ना रिकवरी सबसे पहले आएगी। भारतीय तो खैर ऑलरेडी आज ही 2% ऊपर आ गया, ये देखिए बिल्कुल अच्छी रिकवरी है। इतने दिनों से बिग स्टॉक में ले रहे थे तो गिर रहा था, आज नहीं लिया तो चल गया, है ना। तो ये भी मार्केट की अपने वो सब अप्रोच होती हैं। तो मेरे ख्याल से उन पर फोकस करें। क्या नहीं लेना है इस समय, आई थिंक अभी के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनी से थोड़ा और दूर रहें, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये ब्रेंट क्रूड जो है 83-84 तक ही रुकेगा या फिर और ऊपर जाएगा, है ना। इंडिगो जैसे स्टॉक्स अभी मत लें, क्योंकि अभी पता नहीं कितना और फ्लाइटों में डिस्ट्रप्शन रहेगा, प्लस पहले ही वीक स्टॉक है, अभी तो अर्निंग्स पर हिट आना बाकी है, तो ऐसे स्टॉक्स को चाहे तो अभी थोड़ा सा अवॉइड करें, ठीक है। और बाकी जितने भी वॉर से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं उनको थोड़ा अवॉइड करें। आई थिंक डिफेंस में श्रेया, मैं अभी भी कहूँगा कि डिफेंस स्टॉक्स का जो एक पैटर्न है वो अभी भी फॉलो हो रहा है। डिफेंस स्टॉक्स में ये पहले होती है वन वे रैली, उसके बाद वो स्टॉक स्पेसिफिक हो जाती है। अब थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक, जैसे हमने आउट ऑफ एवरीवन हमने सोलार चूज़ किया था, और बाई चांस की बात है कि आज वैसे सोलार जो है वो सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मतलब थोड़ा सा आपको उसमें इन दैट केस थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अच्छी रैली, अच्छी रिकवरी आ रही है मार्केट में। वैसे अब करीब 24,524 यहाँ तक आ गए हैं हम। एक बार अब आपके लिए हम रफ्तार के घोड़े फिसड्डी स्टॉक्स बता देते हैं। पहले फिसड्डी स्टॉक्स शुरुआत करते हैं क्योंकि मार्केट नीचे है। तो सबसे पहले पेट्रोनेट LNG, कतार LNG में सप्लाई का जो इशू था उसकी वजह से यहाँ पर एक इम्पैक्ट आया। इसके अलावा सेल और टाटा स्टील्स, डॉलर इंडेक्स श्रेया काफ़ी ऊपर आ रहा है, उसका आई थिंक मेटल्स पर एक नेगेटिव मूव है, तो इस वजह से यहाँ पर गिरावट आई। अशोक लेलैंड, इसके फेब के सेल्स नंबर थोड़े से फीके थे और मार्केट का भी थोड़ा सेंटीमेंट खराब हुआ, तो उन सब का एक इम्पैक्ट अशोक लेलैंड पे आपको देखने को मिला। और सिल्वर ETFs, जो चांदी के प्राइसेस नीचे आए, उसका एक क्लियर कट इम्पैक्ट यहाँ पर। अब आते हैं रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स, उनमें सबसे पहले है बजाज हिंदुस्तान। इनफैक्ट सारे के सारे शुगर स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी है। इसके बाद पारस डिफेंस, अगर देखें आप डिफेंस शेयरों में अच्छी आउट परफॉर्मेंस, तो पारस एक और स्टॉक हो गया जहाँ अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा। और ऑयल इंडिया एक और स्टॉक है जो क्रूड में जंप आया, तो ऑयल अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज, इन्होंने थोड़ा सा आपको फायदा करा कर दिया है। चलिए श्रेया आगे बढ़ते हैं, कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स और उसके बाद कार्यक्रम का क्रम समझ लेते हैं। राइट, ट्रेंडिंग स्टॉक्स से शुरुआत करते हैं। मार्केट हालांकि रिकवरी दिखाने की कोशिश, लेकिन काफ़ी पेन में है, तो शुरुआत करेंगे गिरने वाले स्टॉक्स के साथ। अभी जो काउंटर्स डिस्कस किए थे आपने, वही सारे स्टॉक्स दिखेंगे आपको। टाटा पूरा मेटल पैक अगर आप देखें 4% की गिरावट, टाटा स्टील दिखेगा आपको 6.5% की गिरावट के साथ काम काज करता हुआ। ऑटो पैक में दिक्कत है तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल LNT डिस्कस हो रहा था, 4.5% का डेंट। और SBI लाइफ आज फिर से गिरता हुआ नजर आया है। पेट्रोनेट LNG, कतर ने LNG पर हॉल्ट लगाया और देखिए 8.5% का डेंट यहाँ पर। अगेन मेटल पैक से सेल। गेल दिखेगा आपको ऑयल एंड गैस स्पेस से, और बैंक ऑफ इंडिया PSU बैंक्स में भी काफ़ी दिक्कत, तो 4.5 से 5% की गिरावट यहाँ पर भी। लेकिन इस खराब मार्केट में भी जो स्टॉक्स टिक रहे हैं, कोल इंडिया, सुबह से इसका जिक्र हुआ है, देखिए 2.5% की तेजी के साथ अभी भी बना हुआ है। भारतीय एयरटेल आज अच्छी रिकवरी इस पर्टिकुलर काउंटर में 2% तेज है। IT पैक से इन्फी चढ़ता हुआ 1% ज़्यादा, खबर भी काफ़ी पॉजिटिव थी। इंटेल के साथ इन्होंने अपना जो कोलैबोरेशन है वो एक्सपैंड किया है। और टेक महिंद्रा अगेन IT स्पेस से आपको 1% के करीब चलता हुआ नजर आएगा। लेकिन वायदा बाजार में देखिए अगेन डिफेंस से सोलर इंडस्ट्री, स्विगी आज चढ़ गया 3%। इंटरेस्टिंग चीज़ आज यहाँ पर देखने को मिली है स्विगी में। और साथ ही ऑयल इंडिया भी 1% की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ नजर आएगा। लेकिन कमाई का अड्डा में होगा क्या, शो फ्लो, कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के गौरांग शाह जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, अमित सेठ, विकास सालुंखे, आशीष कयाल, राजेश सातपुते और चंदन तापड़िया जी से। 2:15 पे आशीष चतुर्वेदी से जानेंगे स्टील सेक्टर की गिरावट की डिटेल। साथ ही 2:30 पर रुपए की गिरावट तोड़, और साथ ही भारतीय इकोनॉमिक पर इसके असर को समझाएंगे लता वेंकटेश। साथ ही 2:35 पर कंचन बताएंगे आपको आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। 2:50 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे मार्केट एक्सपर्ट आनंद टंडन। 3:10 पर जिससे समझेंगे स्ट्रैटेजिकल के लिए। 3:15 पर डीलिंग रूम चेक। 3:20 पर लेंगे BTST STBT कॉल्स। ओके, चलिए अब हमारा पैनल तैयार है। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा से बताइए क्या ट्रेड रहेगी आपकी इस समय की।
गुड आफ्टरनून टू यू। आज मैं ट्रेड जाऊंगा लॉन्ग विद अ कंडीशन, वो है भारतीय एयरटेल। इसमें स्ट्रेंथ है। सुबह सुबह शायद आपने इसका जिक्र किया था। 1914 पे ट्रेड करा है, स्टॉप लगाएंगे 1900 का, 14 रुपए का। टारगेट रहेगा 1950, लेकिन कंडीशन ये है कि आज के आज निपटा जाइए, जो मिला अपना, बाकी सपना। कल का भरोसा नहीं, लेकिन भारतीय एयरटेल में अपमूव नजर आता है। भारतीय एयरटेल में अप मूव नजर आता है तो चेज कीजिए। खरीदारी की राय 2.5% अप है आज के सेशन में। राजेश सातवते जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आपकी पिक इस वक्त की। गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, मैं सेल साइड का एक कॉल दूंगा यहाँ पे। मुझे लगता है एक रिकवरी मिल रही है यहाँ पे, एक सेल कर सकते हैं 1476 के आसपास। टोरेंट पावर चल रहा है, तो आप टोरेंट पावर का स्ट्रक्चर देखें, आज इसमें एक रिवर्सल है। तो यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन बनी है 1500 के स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रख रहा हूँ क्योंकि बाजार में थोड़ी रिकवरी है। तो 1500 के स्टॉप लॉस के साथ टोरेंट पावर इज अ सेल ऑन राइज फॉर मी। मेरे हिसाब से इसका जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो रहेगा 1440 से लेके 1420। ओके, टॉरेंट पावर, ये सेल की अपॉर्चुनिटी होगी राजेश जी की तरफ से। अब अमित जी के पास चला जाए। अमित जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आपने क्या ट्रेड पिक किया अभी के लिए? जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, थोड़ी सी रिकवरी आ रही है और जो ट्रेड मुझे पसंद है, अभी डिस्कस भी हुआ था इनफैक्ट, ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। पिछले 2 दिनों से यहाँ पे वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं और ऑलमोस्ट एक अच्छे जोन से बाहर आ रहे हैं 10 और 20 डेमा। तो एक छोटा सा क्विक ट्रेड यहाँ पे बनता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 488 और टारगेट्स हमारे यहाँ पे लगभग रहेंगे 505 के। ऑयल इंडिया के साथ जानना चाहेंगे अमित सेठ जी, खरीदारी की राय इन स्तरों पर। आशीष कयाल जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून श्रेया। देखिए, यहाँ पर बाई साइड की ट्रेड के साथ जाना चाहूंगा। नेशनल एल्यूमिनियम में काफी अच्छा बेस बनाई ये स्टॉक ने। 340 का लेवल 3 बार टेस्ट किया, प्रोटेक्ट किया और वहां से रिवर्सल हुआ, 20 डीएमए के ऊपर आ चुका है अभी। तो नेशनल एल्यूमिनियम पे बाई की राय होगी। टारगेट ऊपर में 390 का है और स्टॉप लॉस नीचे में 355 का लगाना होगा। ओके, अब विकास सालुंके जुड़े हैं हमारे साथ। विकास जी, बताइए आपकी ट्रेड क्या रहेगी? ओके विकास जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को और फिर बताएं। जी, अभी अभी जो यहाँ पे मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल यहाँ पे देखने मिल रहा है, बट ओवरऑल कोल इंडिया का जो चार्ट सेटअप है अभी भी स्ट्रांग देखने मिल रहा है। डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिल रहा है। मुझे लगता है 452 के टारगेट के लिए कोल इंडिया को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। नीचे में इंपॉर्टेंट जो बेस है आज का ओपन यहाँ पे 426 के आसपास का, तो 426 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है 452 के टारगेट के लिए। ओके, कोल इंडिया सुबह से स्ट्रेंथ दिख रही है कोल इंडिया में। सुबह गाबस देखिए पिक क्विक सिंगल में और अब यहाँ पर भी इसको चुना गया है विकास जी की तरफ से। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं। एक फटाफट से रिकैप आपके लिए लेकर आ जाते हैं और शुरुआत की गाबस ने भारतीय एयरटेल के साथ। खरीदारी की राय है 1950 के टारगेट देख रहे हैं वो 1900 का लगाना है आपको। स्टॉप लॉस राजेश सातवते जी कह रहे हैं कि टोरेंट पावर को यहाँ पे बिकवाली कीजिए, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनाइए। 1420 तक के नीचे की टारगेट एक्सपेक्टेड है, 1500 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। अमित जी कह रहे हैं कि ऑयल इंडिया का स्ट्रक्चर पिछले कुछ दिनों से अच्छा लग रहा है तो आज भी चेज कीजिए। 505 के टारगेट के लिए खरीदारी की राय, 488 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। आशीष कयाल जी मेटल पैक से नैल्को के साथ जा रहे हैं। मेटल पैक में अगर आप देखें तो नैल्को में स्ट्रेंथ है, बाकी सारे स्टॉक्स में काफी प्रेशर। तो 390 के टारगेट है, 355 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। और विकास सालुंके जी ने कोल इंडिया चुना है, यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से। टारगेट और स्टॉप लॉस आएंगे आपके स्क्रीन पर। 452 का टारगेट है, 426 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। मार्केट में पेन लेकिन इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो ऐसे में, ये समझ लेते हैं गौरांग जी से। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताएं सर, कौन सा स्टॉक चुन रहे हैं? धन्यवाद श्रेया जी, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को, आपको और मंच पर उपस्थित सभी पैनलिस्ट को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम के तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियोजेट अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो कार्यक्रम की शुरुआत में मेरे ख्याल से अनुज भाई ने काफी विश्लेषण मौजूदा परिस्थिति को लेकर के दिया और शायद ये कुछ हफ्तों तक ऐसी परिस्थिति को देखते हुए हम और भी विश्लेषण करते रहेंगे और हमारे तरफ से जो राय उभर करके आती हम देंगे। तो बाद में मैंने ये भी सुना कि इससे बाजार में, जैसे मैं मानता हूँ
और ये पहली बार नहीं है कि इस प्रकार की परिस्थिति हमने खाड़ी देशों में देखी है। इसके पहले हमने ये परिस्थितियां देख चुके हैं हम। और हर बार बाजार ने जब परिस्थितियां सुधरने लगती हैं तो बाजार ने ऊपर के तरफ के दायरे दिखाए हैं। तो ऐसे बाजार में मेरा मानना है कि एक निवेश लायक रणनीति लंबी अवधि के लिए आपको रखनी चाहिए। इसका कारण यह है श्रेया जी के पहले तो एक करेक्शन आया है कुछ क्षेत्र में जो सीधे सीधे निर्भर नहीं है, जो परिस्थिति है मौजूदा उसके ऊपर या कच्चे तेल के दाम पे ऊपर या फिर नारियल गैस के दाम पे ऊपर, वहां पर ध्यान देना अनिवार्य होगा। तो एक ऐसे 2-3 क्षेत्र हैं, उसमें से एक क्षेत्र जो मुझे अच्छा लगता है वो है ऊर्जा उत्पादन। और इस क्षेत्र से जुड़ी हुई एक निजी क्षेत्र की कंपनी जो कि मेरे ख्याल से काफी सक्षम और मजबूत है और नतीजों को लेकर के हमें लग रहा है कि भविष्य में सकारात्मक रुझान आएगा, वो है टाटा पावर। मेरे ख्याल से 360-365 के आसपास मौजूदा स्तर है, निचले स्तर से ऊपर की तरफ उभरा है। यहाँ पर हमारा सकारात्मक नजरिया है। तो और ये क्षेत्र मेरे ख्याल से थोड़ा परे है, जो परिस्थितियां चल रही है उसे नकारात्मक रुझान इस क्षेत्र पर आए उसकी संभावना हमें कम लग रही है। ओके, चलिए, तो ये बात होगी टाटा पावर की। अच्छा, मार्केट में रिकवरी अच्छी है 24,550 की। ध्यान रखिएगा ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है। मंडे को भी यही हुआ था, बड़ा गैप डाउन हुआ, उसके बाद टुवर्ड्स द एंड अच्छी रिकवरी आई। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि वो सारी की सारी रिकवरी फेल हुई अगले दिन तुरंत। और खैर, लेट्स सी। थोड़ा सा एक चीज़ मैं देख रहा था, अगर डाउ फ्यूचर्स एक बार दिखाएं मुझे और यूएस फ्यूचर्स रेडी रखिएगा, थोड़ी देर में वो देखेंगे उन्हें कि वहाँ पर इस समय क्या मूव है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में तो खैर अभी भी प्रेशर है, लेकिन हाँ उतना नहीं है। डाउ फ्यूचर्स अब 148 पॉइंट नीचे है वैसे, और ज़्यादा नीचे नहीं है, लेकिन लेट्स सी। चलिए, अब जो पूरा का पूरा क्राइसिस है इसका स्टील स्टॉक्स पर भारी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों? मेटल इंडेक्स क्यों 4% नीचे है, ये समझते हैं आशीष से। आशीष, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। और सारे स्टील स्टॉक्स में आप देखें तो बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। खासतौर पर आप टाटा स्टील को देखें, बड़े कट के साथ फिलहाल कारोबार कर रहा है। अब इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये जो ईरान में और पूरे मिडिल ईस्ट में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, तनाव है, वॉर है, इसका बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत के लिए स्टील के एक्सपोर्ट के लिहाज से पूरा मिडिल ईस्ट बहुत बड़ा मार्केट है। ऑलमोस्ट आप देखिए तो अकेले यूएई की मैं बात कर रहा हूँ, छोटी सी कंट्री है, लेकिन 0.7 मिलियन मेट्रिक टन्स का एक्सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। और पूरे मिडिल ईस्ट में हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से अभी फिलहाल के लिए इंफ्रा प्रोजेक्ट्स अटक गए हैं, इसका बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ठप हुआ है, इसके चलते अगर एक्सपोर्ट होता भी है तो बहुत घुमा फिरा के करना पड़ेगा। तो जो लॉजिस्टिक्स की लागत है, इसमें भी बड़ी बढ़त देखने को मिलेगी। एक और ख़ास बात यह और नेगेटिव न्यूज़ है कि यूरोप अब दरअसल ग्रीन स्टील को काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, और इसी के चलते अगर आप देखें तो जो एक एज था इंडियन एक्सपोर्टर्स के पास, अब वो कहीं ना कहीं जा रहा है। दरअसल क्या हुआ है कि जो एमिशन इंटेंसिटी है भारत में बने हुए जो स्टील की होती है, ये 2.5 की है, वहीं ग्लोबल एवरेज 0.9 के आसपास का आता है। तो सिग्निफिकेंटली इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसका जो कॉस्ट एनालिसिस है, इसके मुताबिक आप देखें तो ऑलमोस्ट 20 से लेकर 35% तक का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, यानी प्रति टन $80 तक यहाँ पर देखें तो जो एडवांटेज है वो यहाँ पर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो अगेन स्टील पूरे जो एक्सपोर्ट के लिहाज से देखें तो बड़ा टफ मार्केट यहाँ पर यूरोप के लिए नजर आ रहा है, और बड़ा सिग्निफिकेंट इसके लिए भी हो जाता है क्योंकि भारत का जो टोटल स्टील एक्सपोर्ट है, इसमें से 60% अकेले सिर्फ यूरोप में होता है। तो अपने आप में बड़ी नेगेटिव खबर है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि चाइना की तरफ से जो स्टील एक्सपोर्ट किया जाता है इस पूरे मिडिल ईस्ट में, अब फिलहाल वहाँ पर भी आप देखें तो प्रोजेक्ट्स के कैंसिलेशन की खबरें निकल कर आ रही हैं। तो वहाँ पर शिपमेंट्स रोक दिए गए हैं, कुछ चाइनीज शिपमेंट्स अटके हुए भी हैं। तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी ये बता रही कि हो सकता है कि जो दूसरे देश हैं यहाँ पर चाइना स्टील की डंपिंग करता हुआ नजर आए, तो इसके चलते भी ओवर सप्लाई के कंसर्न्स हैं। तो ये 3 बड़े कारण हैं जिसके चलते आप देखें तो पूरा स्टील पैक और खासतौर पर टाटा स्टील, इसमें बड़ी गिरावट नजर आ रही है। ओके, शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। मेटल पैक में आज काफ़ी दिक्कत, और स्पेशली अगर स्टील स्टॉक्स की चर्चा करें तो गौरांग जी, स्टील स्टॉक्स इस गिरावट में खरीदेंगे क्या? मुझे 30 सेकंड का जरा समय देना श्रेया, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए। ठीक है, समय ले लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टील स्टॉक्स एक बार रखिएगा। टाटा स्टील जिस तरीके से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, 6% से ज़्यादा, इनफैक्ट 7% से ज़्यादा। सर, मेटल पैक
दिक्कत में है इनफैक्ट। और टाटा स्टील पे सबसे बड़ा डेंट, हम लगातार चर्चा करते हैं मेटल पैक को लेकर, काफ़ी सिक्लिकल होते हैं ये काउंटर्स, कैसे अप्रोच कर रहे हैं, मतलब क्या हिदायत है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए श्रेया, इशू क्या है, ये सारा का सारा खेल जो है ना ये डॉलर का है। मेटल्स में जो रैली आई, और प्लस एक और चीज़ है, मेटल की सुपर साइकिल जो है काफ़ी इसमें रोल प्ले कर रही है। अब अगर देश की सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, अगर वो इस तरीके से वॉर में उलझ जाएगी तो उसके ऊपर तो इम्पैक्ट आएगा उसका सुपर साइकिल का। तो आई थिंक ये सब चीज़ें, और इसके लिए मैं मेटल्स में एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, आपका स्टॉप लॉस सबसे बड़ा हथियार है आपका। आप अगर कोई भी ट्रेड लें तो उसमें स्टॉप लॉस रखें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से काम करें। जैसे अगर आप अब तक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में थे इस मार्केट में, तो शायद मंडे वो आपका स्टॉप लॉस लग जाना चाहिए था, या मंडे नहीं लगा होता तो आज लग ही जाना चाहिए था। ठीक है, तो वही भी रहेगा। देखिए, ये जो पूरी की पूरी वॉर है और सिचुएशन है, इससे काफ़ी डायनामिक्स बदलेंगे मार्केट में। आप क्या है ना, एक आप व्यू लेते हैं, एक डायनामिक पर एक व्यू लेते हैं, लेकिन अगर जैसे कहते हैं ना, एक वेरिएबल ही पूरा चेंज हो जाए, इन दैट केस आपको रीलुक करना पड़ेगा। अगर ये बहुत जल्दी ख़त्म हो गई, डॉलर रुपये में वापस एक बार 99 हो जाने के बाद 97 96 का लेवल आ गया, वापस रैली रिज्यूम हो जाएगी। लेकिन फिर वही बात की प्रिडिक्ट थोड़ा करना है हमको। अगर हो रहा होगा तो उसमें पार्टिसिपेट करें, प्रिडिक्ट ना करें बेसिकली। ओके, ठीक है, तो ये आपका अप्रोच समझ लिया। गौरांग जी, सवाल मैंने आपसे पूछा था, आपने 30 सेकंड मांगे और मुझसे भूल हो गई समझने में, मुझे लगा 30 सेकंड बाद आप उसको आंसर करेंगे, लेकिन बताएं सर। अरे कोई दिक्कत नहीं श्रेया जी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जो भी परिस्थिति है और इतिहास गवाह है, इसको सुलझने के लिए पता नहीं कितना समय लगेगा, लेकिन जब भी ये सुलझने लगेगा तब जो भी जहां पर भी नुकसान हुआ है उसको फिर से बनाने का प्रयास होगा। ये मैं सिर्फ धातु क्षेत्र के लिए नहीं कह रहा। हमने देखा सोमवार से LNT जैसे शेयर में लोगों ने मरणोपरांत लेख लिख दिया, 10% के आसपास की गिरावट हुई, आज थोड़ा बहुत संभलता हुआ नजर आ रहा है। तो जितनी भी रिफाइनरी, जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर हताहत हुए हैं खाड़ी देश में या फिर वेस्ट एशिया में, उनको फिर से बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी आपको, और शायद बनाने इस बार जब बनेगा तो और सक्षम और मजबूत बनेगा, उच्चतम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। तो LNT पर खरीदारी की राय है। आपने धातु क्षेत्र के ऊपर प्रश्न पूछा है, तो स्थानीय मार्केट में तो हमें लग रहा है खपत धीरे धीरे करके ऊपर जाएगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर से कुछ खबरें आ रही है, उसको लेकर के शायद थोड़ी परेशानी हो सकती है छोटी या मध्यम अवधि के लिए। लेकिन ये भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर परिस्थिति सामान्य होते होते और सुधार होते हुए आपको इन सब धातुओं की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो फेरस हो या नॉन फेरस हो, आपको दोनों की जरूरत पड़ेगी। जिस प्रकार की भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रोजेक्ट फिर से रिबिल्ड करने हैं, तो मैं और हमारी खरीदारी की राय टाटा स्टील, सेल, JSW स्टील, जिंदाल स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, NMDC, हिंदुस्तान जिंक, नाल्को, इन सभी पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय। देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, अनिश्चितता का वातावरण है, कब परिस्थिति, लेकिन शेयर बाजार में और एक चीज अनिवार्य है आपके पास होना, एक तो है धैर्य और दूसरा है जोखिम झेलने की क्षमता। और ये बाजार है, अगर आपके पास ये दोनों चीज है तो आपको मौका दे रहा है लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए। पूरी ताकत लगा करके मत कीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके किस्तों में बिल्कुल आपकी जो सूची है उसको बाहर निकालिए, हिम्मत कीजिए और थोड़ा थोड़ा निवेश कीजिए। बिल्कुल। मीनवाइल एक बार एबट लेकर आइए जरा, देखिए एबट क्या शानदार रिकवरी दिखा रहा है। आज सुबह हमने बात की थी इसकी श्रेया, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में स्ट्रेंथ भी है सेलेक्टिवली, और ये क्लियरली आज सुबह चार्ट GPT में डिस्कस हुआ था, अब डे हाई पर। चलिए अब बात करते हैं रुपये की। एक बार रुपये का चार्ट लेकर आइए, और 92.30 तक गए हम, अभी भी ऑलमोस्ट वहीं है, 92.28 पर हैं। ऑलमोस्ट एक ही दिन में पूरा ₹1 उड़ गया रेट। और रात से एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि ऑफशोर मार्केट में कल रात से हम इस तरीके के रेट्स देख रहे थे, लेकिन क्यों इतना गिरा और इसके आगे क्या इम्पैक्ट होंगे ये लता जी समझते हैं। लता मैम, गुड आफ्टरनून। तो एक्सपेक्टेड तो था कि ये गिरेगा आज इस तरीके से, और वो हुआ भी। अब थोड़ा इसको समझाएं कि और क्या आपको फीडबैक मिल रहा है और क्या क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। पहले तो रुपये का ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन 1 साल से है। हालांकि हमारा डोमेस्टिक इकोनॉमी एक्सपेक्टेड से ज़्यादा गति में ग्रो हो रहा है, GDP, और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड से धीमी है। ये 2 मैक्रोस तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन रुपये का इस पर असर नहीं पड़ा है, और ये वॉर के साथ रुपये के जो आपत्तियां हैं, जो तकलीफ़ें हैं, वो बड़ी हैं।
ऑब्वियसली बिकॉज क्रूड हमारा एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेड आइटम है, द बिगेस्ट इम्पोर्टेड आइटम, और हॉर्मज़ स्ट्रेट के ब्लॉक होने से हमारा बहुत सारा ट्रेड भी वहाँ अटक जाएगा और बाकी के चीज़ें भी महंगे हो जाएंगे, बाकी के एक्सपोर्ट्स भी ब्लॉक हो जाएंगे, तो देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, और ऊपर से डॉलर भी महंगा हो गया है। सो इट्स अ कंबाइंड एक्सपेंसिव डॉलर एंड एक्सपेंसिव क्रूड, ये कॉम्बिनेशन हमारे लिए अच्छा नहीं है। एक दिन का छुट्टी था, उसका तो लेने के देने पड़ गए, डबल वैमी हो गया, 1% ऑलमोस्ट फॉल इन वन डे। लेकिन आप दूसरे ईएम्स के साथ कंपेयर करेंगे तो लगभग ये पूरा हफ्ते में हमारा कंपेरेबल फॉल रहा है। अभी आगे जाकर देखना पड़ेगा कि ये कितना असर है। द अरिथमेटिक सेंस इज ओके, बिफोर आई कम टू द अरिथमेटिक इम्पैक्ट ऑन द करंट अकाउंट डेफिसिट, मैं आप बता दूं कि खरीदने वाले सब लोग थे आज। डॉलर फॉरेन फंड्स तो बेच ही रहे हैं, दो चार दिन से वो लोग डॉलर्स खरीद के जा रहे हैं। MSCI का जो एडजस्टमेंट हुआ लास्ट वीक, उसका डॉलर इम्पैक्ट आज है। पहले शेयर्स बेचते हैं, फिर डॉलर खरीद के जाते हैं, वो इफेक्ट भी अच्छा आज आया है। और बहुत दिन से रिजर्व बैंक मंथ अगो फॉरवर्ड्स जो NDF मार्केट में उन्होंने बाई सेल किया है, उसका असर भी विथ 1 मंथ लेटर वो असर पड़ता है, वो भी डॉलर खरीदी होता है। और बेचने वाला कौन है? एक ही तो बंदा है, RBI। सुनने में आता है कि RBI ने मंडे को भी लगभग $5 बिलियन बेचे हैं फॉरवर्ड्स और स्पॉट को कंबाइन करके, और आज भी काफ़ी बेचे होंगे। नॉर्मली वो जब एक ग्लोबल प्रवाह है तो वो उसके सामने वो अड़े नहीं रहते, लेकिन फिर भी वॉलेटिलिटी बहुत ना बढ़े, इसलिए थोड़ा बहुत सप्लाई उनका रहता ही है। अभी कैलकुलेशन है करंट अकाउंट डेफिसिट पे, अगर क्रूड ऑयल $10 पर बैरल से बढ़ गया तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 0.5% ऑफ GDP से बढ़ता है। और करंट अकाउंट का बढ़ना हमारे लिए इस बार बहुत ख़राब है, क्योंकि हमारे पास कैपिटल फ्लोज नहीं है। अभी तक 1% ऑफ GDP करंट अकाउंट डेफिसिट, ये कुछ बड़ी मामला नहीं है, हमने 2.5% भी आराम से झेले हैं, लेकिन तभी कैपिटल फ्लोज थे, अब नहीं है। और जब भी मंडे को Q3 का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेटा भी हमको मिला था, तभी डेफिसिट 1 क्वार्टर में $24 बिलियन है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, मतलब करंट और कैपिटल अकाउंट मिलके। मार्केट का ये अनुमान नहीं था, मार्केट 20 बिलियन एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये 24 बिलियन से और भी शॉक हो गए। शायद गोल्ड ETF के लिए ज़्यादा खरीदी हुआ है और वो कैलकुलेशन में नहीं आया, तो ये प्रॉब्लम है। और कोई भी ये नहीं कह सकता है कि दिस इज़ द हाइट ऑफ द क्रूड और दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव द डॉलर विल गेट, हाउ लॉन्ग विल द वॉर कंटिन्यू, और इसीलिए रुपये पर क्या असर होगा आप कहना बहुत मुश्किल है। हम सिर्फ पास्ट का गिनती कर सकते हैं, आगे का नहीं। बिल्कुल शुक्रिया लहरा मैम। तो ये डॉलर रुपये 92.2675 पर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा आपको। दिक्कत तो काफ़ी है, खैर मार्केट में भी दिक्कत है। और MSCI ध्यान रखिएगा, फैक्टर वाले दिन FI की नेट सेलिंग 7,000 करोड़ से ज़्यादा की थी, तो वो भी जैसा मैम ने कहा कि एक दिन के बाद उसका लैग इफेक्ट आता है, तो वो भी आपको दिखाई दे रहा है। बस एक सेविंग ग्रेस ये है कि इस बार सबकी पिटाई हुई है। पिछली बार सिर्फ जैसे कहते हैं सिर्फ हमको उठा के मास्टर जी पीट देते थे, इस बार सभी पिटाई, तो थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं थोड़ा सा उसका फर्क पड़ता है। इफ इट इज अ ग्लोबल पेन तो सबसे प्रेशर होता ही है, और हो सकता है कि ये प्रेशर वन डे अमेरिकन पंप्स पे भी पड़ेगा। जब डोमेस्टिक जनता को इन्फ्लेशन का एहसास होगा तब शायद वॉर का एंड हम दिखेंगे। बिल्कुल, खैर US में भी इस समय काफ़ी दिखते हैं। चलिए ये बात हो गई रुपये की, आगे बढ़ते हैं। चंदन जुड़े हमारे साथ पैनल में, उनकी ट्रेड ले लेते हैं। चंदन जी गुड आफ्टरनून। चंदन जी बताइए क्या क्या ट्रेड लें इस समय? बिल्कुल, देखिए काफी शानदार चर्चा आपकी अभी रही और काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और मेरा भी कहने की मानना है कि अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफेंसिव एसेट्स क्लास की तरफ फोकस करना पड़ेगा, और उसके चलते आप देखोगे कि कहीं ना कहीं जो मेटल है, एल्यूमिनियम है, कॉपर, उन सब में रिकवरी है, और नेशनल एल्यूमिनियम पे मैं खरीदारी की सलाह दूंगा। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, और ये एक ऐसा सेक्टर है जो थोड़ा रेजिलियंस रहा है, और काफी बड़े मुंह के बाद जब भी इसमें डिक्लाइंस आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं नीचे के लेवल पे खरीदारी आ रही है। तो नेशनल एल्यूमिनियम पे खरीदारी की सलाह होगी। 360 के आसपास का सपोर्ट होगा, ऊपर में 388 के टारगेट के लिए। ओके, नैल्को अच्छा लग रहा है चंदन जी को, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, और जहाँ मेटल में प्रेशर वहाँ नैल्को में अगर आप देखें तो एक स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। वक्त हो रहा है इस वक्त के कैश कॉल्स लेने का। टॉप कैश कॉल्स लेंगे हम गाबा से राजीव सातपुते जी और विकास सालुंखे जी से। गाबा सर बताइए कैश में क्या पिक कर रहे हैं? एक्चुअली वही स्टॉक जो सुबह मैंने दिया था वो है डायनामेटिक टेक्नोलॉजी, उसका टारगेट था 10,800 का, वो आ गया। अब तो सेटअप कंफर्म हो चुका है। डायनामेटिक टेक्नोलॉजी टारगेट अचीव हो गया,
लेकिन मुझे लगता है अब भी अच्छा लगता है। आप ट्रेड करेंगे, स्टॉप लगाएंगे 10,600 का। पॉसिबल है कि 11,250 देखने को मिले। डायनामेटिक टेक्नोलॉजी, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज, इसमें भी डिफेंस का एंगल है, याद रखिएगा। तो ये गावस्कर के पिक हो गई। राजेश जी, आपके कैश पिक। हाँ जी। अनुज देखिए, एक मोमेंटम जो है वो ई क्लर्क सर्विसेज में है। ई क्लर्क में एक कॉन्ट्रा बाय सेटअप दिख रहा है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, 3,240 के ऊपर का बाय है। तो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो 3,240 के नीचे 20 पॉइंट, 3,220 का स्टॉप लॉस और ई क्लर्क सर्विसेज में बाय बनता है। अनुज जी, इसका जो रेजिस्टेंस दिखता है स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से वो 3,400 से लेके 3,440, तो ये रेंज अच्छा मिल रहा है ई क्लर्क सर्विसेज। ई क्लर्क सर्विसेज, राजेश सातपति जी के पिक कैश में। विकास सालुंके जी, आप बताइए आपके पिक। जी, अब मुझे लगता है इटर्नल यहाँ पे स्ट्रांग लग रहा है। ओवरसोल्ड जोन में अभी फिलहाल तो ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। कल के लोज जो है मंडे के अभी भी वो सस्टेन करते हुए देखने मिल रहा है। 234 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है। 255 का टारगेट मुझे यहाँ पे आते हुए देखने मिल रहा है, तो इटर्नल यहाँ पे बाय रहेगा। ओके, इटर्नल यहाँ पर खरीदारी की राय। कोशिश की थी आज के दिन भी इटर्नल, एक बार इटर्नल का चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर। और इटर्नल कमज़ोर मार्केट में भी इन ग्रीन ट्रेड कर रहा था, लेकिन हायर साइड से इसने भी बढ़त गवाई और फिर एक रिकवरी के भी संकेत दिए। अब यहाँ से देखते हैं दिशा क्या होगी इटर्नल की, लेकिन कुछ और काउंटर्स का जिक्र कर लेते हैं जहाँ पर आज के लिहाज से ठीक ठाक बाइंग नज़र आई है। एक बार लेकर आइए स्क्रीन पर स्विगी भी। इटर्नल जहाँ पे आज थोड़ा पेन में है, लेकिन इसने निचले असर से रिकवरी दिखाई है। स्विगी आज इसने पॉजिटिव सरप्राइज किया है, इनफैक्ट 3% अप है। अमित सेठ जी, स्विगी काफ़ी पेन में रहा, स्टॉक काफ़ी करेक्ट भी हो चुका है, लेकिन आज एकदम से 3% का मूव, क्या किया जाए? जी, शेयर वीकली सपोर्ट से रिवर्स कर रहा है, एक तरह का बाउंस के हिसाब से क्वालिफाई होगा। प्राइस आरएसआई का डाइवर्जेंस जरूर है। तो जिस हिसाब से ये बाउंस आया, मुझे लगता है 10 डेमा जो कि इसका 307 के आसपास है, ये 307 तक जा सकता है। पोजीशन है तो 294 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव की आंच अब भारत में पड़ने लगी, खासतौर से क्रूड और एलएनजी की सप्लाई में दिक्कतों का असर अब कंपनियों पर क्लियरली दिख रहा है। आज की जो टॉप एफ&ओ लूजर्स हैं उसमें सबसे ऊपर पेट्रोनेट एलएनजी आपको दिखाई देगा। नूपुर से सारी डिटेल्स ले लेते हैं। नूपुर, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। कतर से जो खबर आई है एलएनजी प्रोडक्शन पे, जो प्रोडक्शन है उस पर रोक लगाई गई है, उसके सप्लाई का इम्पैक्ट जो है आज स्टॉक्स में भी नज़र आ रहा है। देखें तो 40 से 50% एलएनजी की सप्लाई जो है वो कतर से ही आती है इंडिया में, तो एक बड़ा इम्पैक्ट और नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पर आती हुई दिख रही है। स्टॉक्स में सबसे ऊपर, जैसे कि आपने बताया, आज सबसे बड़ा लूजर पेट्रोनेट एलएनजी ही है, करीबन 9% की कमजोरी दिखेगी। सीधा इम्पैक्ट नज़र आ रहा है वॉल्यूम्स पर। 50% जो है सप्लाई वो कतर से आती है, तो एक नेगेटिव न्यूज़। गेल के भी वॉल्यूम्स पर असर दिखेगा, जो ट्रांसमिशन के वॉल्यूम से वहां पर भी इंपैक्ट आते हुए दिखेगा। गुजरात गैस एक दूसरा स्टॉक है जहां पर भी बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि 70% इसकी भी जो सप्लाई है एलएनजी की वो कतर से ही आती है। और इनफैक्ट गुजरात गैस ने तो इंडस्ट्रियल अपने कस्टमर्स को कहा भी है कि आपकी जो लिमिट है उसका 50% ही अब वो सप्लाई कर पाएगा 31 मार्च तक। फर्टिलाइजर स्टॉक्स यहाँ पर भी नजरें बनी हुई है, क्योंकि नेगेटिव न्यूज़, इस एलएनजी की जो नेगेटिव न्यूज़ है इसके चलते इन स्टॉक्स पर भी फोकस बना हुआ है, क्योंकि यूरिया बनाने में इस्तेमाल होने वाली जो 60% एलएनजी है उसका इंपोर्ट भी कतर से ही होता है। तो फर्टिलाइजर्स और साथ ही साथ सिरेमिक के स्टॉक्स इस पर भी नज़र बनी हुई है, नेगेटिव की खबर आती हुई दिख रही है। दूसरी तरफ कतार एनर्जी, यहाँ पे एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन यहाँ पर भी रोक दिया है, प्राइसेस करीबन 4% बढ़ते हुए दिखे थे। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 9% जो ग्लोबल सप्लाई है एल्यूमिनियम की वो वेस्ट एशिया से ही आती है। प्राइस हाइक, प्राइस एक पीक पर आते हुए नजर आए, तो बेनिफिट यहाँ पे वेदांता, हिंडाल्को और नैल्को पे नजर आता है। पॉजिटिव प्राइस इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। नैल्को आज पॉजिटिव में भी ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। और जब से ये वॉर का जो पूरा दौर शुरू हुआ है उसके बाद देखें तो क्रूड करीबन 15% भागा है। ओएमसीज, पेंट कंपनीज, टायर कंपनीज, इन पर असर दिखता है। लेकिन दूसरी तरफ ओएनजीसी, पॉजिटिव खबर यहाँ, पॉजिटिव बेनिफिट यहाँ पे मिलते हैं जब ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाते हैं। और रिलायंस दूसरा एक बड़ा पॉजिटिव यहाँ पर के लिए भी हो सकता है, क्योंकि जो डीजल के रिफाइनिंग मार्जिन है उस पर पॉजिटिव इंपैक्ट आते हुए नजर आ सकता है। एविएशन यहाँ पर भी नजर बनी हुई है।
लगातार फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, ETF के प्राइसेस पर भी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इंडिगो की करीबन 20%, स्पाइस जेट की 32% और एयर इंडिया के देखें तो 40% से ज़्यादा कैपेसिटी पर असर दिखा है। अब L&T ये स्टॉक भी आज फोकस में, क्योंकि जो कंपनी के रेवेन्यूज़ है उसमें से 19% जो है वो मिडल ईस्ट से आता है, जिसका इम्पैक्ट आज स्टॉक प्राइस में नज़र आ रहा है। VATech वाबाक देखें तो 30 से 40%, BLS इंटरनेशनल 42%, KRBL पे देखें तो 60% जो है एक्सपोजर वो मिडल ईस्ट से। लास्ट में पॉलीमर और PVC के भाव देखें तो वहाँ पर भी 5 से 6% की बढ़त है। नेगेटिव खबर होती है सुप्रीम इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल, फिनोलेक्स जैसी कंपनीज के लिए, लेकिन दूसरी तरफ ये प्राइस हाइक जो है, जो प्राइस बढ़ी है PVC की, उसका बेनिफिट सीधा जाता है रिलायंस, DCM, श्रीराम में। और इसके चलते जो पूरा सप्लाई चेन इम्पैक्ट हुआ है, केमिकल स्टॉक्स भी पीछे नहीं है नेगेटिव न्यूज़ में। शुक्रिया अनूपुर जानकारी के लिए कि इस संग्राम से कौन कौन से स्टॉक्स पर कोहराम देखने को मिल रहा है। एविएशन का जिक्र किया आपने, ऑयल एंड गैस स्पेस, साथ ही कोई चुनिंदा स्टॉक्स, केमिकल स्टॉक, सभी में दिक्कत है। लेकिन पेट्रोनेट LNG गौरांग जी, इसका 50% करीब आप देखें तो सप्लाई जो कतर से होती है, वॉल्यूम पर रिस्क बढ़ेगा। और स्ट्रीट ने वैसे रिएक्ट भी किया है, 8% डाउन आज के सेशन में, 9% इनफैक्ट, और इंट्राडे में तो 10% तक गया था। ये बिग स्टॉक्स में भी इसको लिया गया था, रेड में सटी की एनालिसिस हुई थी। क्या किया जाए पेट्रोनेट LNG में? ये छोटी मध्यम अवधि में तो पता नहीं श्रेया जी क्या होगा, लेकिन कतार LNG विश्व भर में सबसे बड़ा उत्पादन होता है यहाँ पर, और वहां पर यातायात पे पूर्ण तरीके से ठप हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से परिस्थिति है। अब ये डिस्क्लोजर भी देना अनिवार्य होगा कि बुनियादी तर्क के आधार पर पेट्रोनेट LNG पर हमारी खरीदारी की राय आज के तारीख में भी बरकरार है। परिस्थितियां किस तरीके से उभरेगी और शायद इसका नकारात्मक असर शायद आपको चौथी तिमाही में भी आता हुआ दिखेगा, मगर मुझे लग रहा है कि ये मौका है। ऐसी परिस्थिति में अगर आपने ऊपरी स्तर पर लिया है तो आप थोड़ा बहुत जोड़ भी सकते हैं। ओके, थोड़ा बहुत जोड़ भी सकते हैं। अगर आपने पहले से लिया हुआ है तो एवरेजिंग कर सकते हैं। ये बात हो गई गौरांग जी की तरफ से। चलिए अब धमाकेदार ऑप्शंस लेते हैं। धमाकेदार ऑप्शंस के लिए चंदन जी हैं, अमित जी और आशीष जी। तो चंदन जी बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। बिल्कुल, देखिए धमाकेदार ऑप्शंस की तरफ बात करें तो मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूँगा BSE पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि स्टॉक एक इम्पोर्टेंट लेवल पे आया है और कहीं ना कहीं हल्का सा भी रिकवरी हुआ तो यहाँ पे मोमेंटम फास्ट होगा। और कैपिटल मार्केट के सिलेक्टेड काउंटर नीचे के लेवल्स पे बाइंग भी दिखा रहे हैं, तो 2650 का मैं BSE का कॉल देख रहा हूँ। मार्च सीरीज का लगभग 108 109 के आसपास ये चल रहा है, खरीदे। सपोर्ट होगा 85 का, ऊपर में लगभग 125 तक के टारगेट BSE का 2650 का कॉल दिखाता हुआ नजर आएगा। ओके, BSE का 2650 का कॉल, इसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। ये चंदन जी की पिक हो गई। आशीष कयाल जी, ऑप्शंस में आप क्या पसंद कर रहे हैं? देखिए भारतीय एयरटेल, जिसकी चर्चा आज के शो में भी हुई है और ओवरऑल काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस देखा जा रहा है। रिवर्सल अच्छा खासा मिल सकता है यहाँ पर ऊपर की साइड। तो भारतीय एयरटेल का 1900 का जो कॉल है वो करीबन 58 रुपीज के आसपास अभी कामकाज कर रहा है। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो है 38 का, और हम यहाँ से टारगेट करीबन 78 का देख सकते हैं। ओके, अमित जी बताइए आपने क्या पिक किया ऑप्शंस में? जी अनुज जी, मैं DLF के पुट ऑप्शन के साथ जाऊंगा। DLF में एक हमने फ्रेश ब्रेकडाउन देखा है, स्विंग ब्रेकडाउन। ऑलरेडी स्टॉक वीक था और रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी वीक है यहाँ पे। तो 570 का पुट ऑप्शन इसका ट्रेड कर रहा है लगभग 21.5 रुपए के आसपास, 2150 के आसपास। इसे ले, स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 16 रुपए का और टारगेट्स रहेंगे 34 के। ओके, तो DLF काफ़ी पेन में रियल्टी पैक, तो DLF का पुट लेना है यहाँ पर। अमित जी की पिक आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वेस्ट एशिया टेंशन से एनर्जी मार्केट में हड़कंप है और इस वक्त सबसे चर्चा में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान ने इसे बंद कर दिया है, जिससे क्रूड में उबाल आ गया है। और साथ ही अगर आप देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, सबसे बड़ा सवाल है कि बंद होने से कई देशों में इसकी चिंता बढ़ गई है। लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके सिग्निफिकेंस समझते हैं कंटेंट से। चलिए,
स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो कि ईरान और ओमान के बीच का काफी एक स्ट्रैटेजिक रूट है, यहाँ से अगर हम ग्लोबली बात करें तो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑयल इंपोर्ट है इसी रास्ते से होता है। इनफैक्ट अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात भी करी जाए तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट हमें इसी रास्ते से होता हुआ दिखाई देता है। डायरेक्टली मैप के ऊपर आऊंगी, देखिए ये जो रास्ता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज ये हो गया है बंद, जिसके चलते बाकी जगह आप ट्रैफिक देखेंगे कितना ज्यादा हो गया, जो कि पहले यहाँ से बहुत इजीली हमें कवर होता हुआ दिखाई देता था। डायमेंशन की बात करी जाए तो साइज इसका करीबन 30 मील चौड़ा है। ग्लोबल ऑयल सप्लाई का 20% सप्लाई इसी रूट से होता है, यानी कि पर डे में से कन्वर्ट करा जाए तो 1.5 से 2 करोड़ बैरल ऑयल इंपोर्ट स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो टोटल ऑयल सप्लाई का इंडिया 85 to 88% इंपोर्ट करता है और हॉर्मुज से जो इंपोर्ट होता है वो है करीबन 50%, यानी कि कितना लार्ज शेयर यहीं से हमें इंपोर्ट होता हुआ दिखता है। अब इंडिया की ही नहीं बल्कि बाकी की जो गल्फ कंट्रीज है वो भी इसी रास्ते से अपना जो ऑयल इंपोर्ट है वो करती है। कतर की बात करी जाए तो LNG, LPG और फर्टिलाइजर की सप्लाई भी इसी रास्ते से होती है। अब सप्लाई जो है वो काफी बड़ा कंसर्न बन गया है, जिसके चलते प्राइस हाइक हमें जो है काफी ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रेंट की बात करी जाए तो $80 के ऊपर जो है हमें कच्चे तेल का दाम निकलता हुआ दिखाई दिया है। ये काफी बड़ा जो स्ट्रैटेजिक रूट है, काफी स्ट्रैटेजिक रूट है। हॉर्मुज बंद होने से जो शिपिंग की रफ्तार है वो हमने मैप में देख ही ली है कि किस तरीके से रुक गई है। कई सारे टैंकर्स हमें यहाँ पे फंसते हुए दिखाई दिए हैं, जिससे इंश्योरेंस का कॉस्ट जो है वो बढ़ गया है। अब इंडिया के पास एक दूसरा रूट भी है, उसको एक होप वाला रूट माना जा रहा है, उसका नाम है केप ऑफ गुड्स। आप देखेंगे कि जो सप्लाई पहले डायरेक्टली यहां से होती थी, अब उसको कितना ज्यादा घूम के आना पड़ रहा है, कितना ज्यादा जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो इसलिए इस ऑप्शन को एक होप के नाम पे ही माना गया है। यहाँ की अगर हम बात करें तो इसके इंडिया के पास 2-4 कंडीशन है जो उनको फॉलो करनी होगी। देखिए सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि भारत अपने ज्यादा से ज्यादा तेल जो है वो US, ब्राजील और पश्चिम अफ्रीका से खरीदे। साथ ही हॉर्मुज की जगह जो शिप है वो अफ्रीका से दक्षिण सिरे से आए तो ही जाके ये चीज जो है हमारे लिए पॉसिबल होगी। लेकिन यहाँ पे रिस्क जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। रिस्क बढ़ता है तो जो इंश्योरेंस का कॉस्ट है वो भी हमें आसमान छूता हुआ नजर आता है। और यही नहीं बल्कि इसको पार करने के लिए हमने देखा कि रूट कितना बड़ा लेना पड़ रहा है, करीब करीब 6000 से लेके 10,000 नॉटिकल मील का हमें ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। और इसमें डिलीवरी टाइम जो है वो भी 2 से 4 हफ्ते बढ़ जा रहा है। डिलीवरी टाइम बढ़ेगा तो डेफिनेटली हमारा जो कॉस्ट है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कॉस्ट की मैंने बात कर ली, एक बार आपको मैप करके दिखा देती हूँ डायरेक्टली। पर डे का जो लगता है वो अभी एवरेज 30,000 से लेके $80,000 का है। इसे मल्टीप्लाई करें 15 दिन से तो $4.5 लाख का आता है। वहीं 20 दिन का माने तो $16 लाख का जो कॉस्ट है वो हमें यहाँ पे ज्यादा देना पड़ेगा। तो हम समझ सकते हैं कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है स्टेट ऑफ हॉर्मुज की। बिल्कुल, और बहुत शानदार ग्राफिक्स के साथ एक्सप्लेन किया ये। और देखिए मैं एक चीज़ कहूँगा वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये समय ऐसा है कि मेरा ये मानना है कि अगर हम अपने व्यूअर्स को इस तरीके की इन्फॉर्मेशन देंगे तब हम उनके काम की बात करेंगे, ठीक है ना। और वही दिखाना ज़रूरी था। आप अगर देख रहे हैं वो किस तरीके से, क्या ना कि बस एक कहना कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर ऑल्टरनेट रूट लेंगे तो कितना लंबा होगा, वो आपको कहने का वो छोटा सा दिखता है वो, लेकिन 30 मील कितना होता है। और अगर उसको छोड़ दीजिए, अगर आप उसको पूरा इस तरीके से घूमकर पूरा अफ्रीका, मतलब अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट, कितना बड़ा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, उसकी 2 साइड की अगर आपको लेंथ पूरी कवर करनी पड़े, सोचिए मतलब किस लेवल ऑफ कॉस्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इस वजह से ये इस चीज़ को समझना थोड़ा सा ज़रूरी होगा। और ये खैर एक आपके लिए अपडेट है और काफ़ी मुश्किल और काफ़ी कॉस्ट जो है वो यहाँ पर बढ़ने वाली है इसकी वजह से। होपफुली ये सब चीज़ें लंबी ना चलें। लेकिन जैसे हम बात करें ना, इस बार सीधा ईरान इन्वॉल्व है इसमें, और ईरान ने साफ कह दिया है कि अब हमारा पूरा कंट्रोल है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर। तो इसके लिए एक और चीज़ है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि क्यों इस समय, अब देखिए वेस्ट एशिया में US का सबसे बड़ा एलाई ऑब्वियसली इज़राइल है। बाकी कंट्रीज़ भी जो हैं वेस्ट एशिया की वो मोस्टली, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें, ज़्यादातर ये इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। तो ज़्यादातर इनका झुकाव भले ही ईरान की तरफ हो, लेकिन स्ट्रैटेजिकली अमेरिका और के साथ हैं। तो इसके लिए तो फ्रॉम इज़राइल्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो ये इम्पॉर्टेंट है कि पहले 2 स्ट्रॉन्ग देश होते थे, ईरान और इराक तो खैर अब जब अमेरिका ने 1991-92 वाला हुआ, उसके बाद इराक तो
वो सद्दाम हुसैन के बाद ऑलमोस्ट बहुत वीक प्लेयर बन गया। सिर्फ एक स्ट्रांग प्लेयर है अब उस साइड में जो एंटी यूएस है, वो है ईरान। तो इसके लिए ये जो युद्ध है ना, बहुत लोग मान रहे हैं कि एक बैटल ऑफ सर्वाइवल है, उस तरीके से भी देखा जाना चाहिए इसको। चार का चौका, इसकी शुरुआत कर लेते हैं। चार का चौका में सस्ता ऑप्शन लेंगे चंदन जी से, फिर चलेंगे राजेश जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, गावस्कर के पास चलेंगे चार्ट का चमत्कार ट्रेड के लिए, और गौरांग जी के पास चलेंगे फिर मिड कैप फंडा के लिए। तो चंदन जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। बिल्कुल, देखिए मैं रिपीटेटिव ट्रेड ही रहेगा। मैं नेल्को पे बात करना चाहूंगा, जहां पे हमने एक पॉजिटिव तथ्य के बारे में बात की थी कि यहाँ पे पॉजिटिव मूव रहना चाहिए, और ऑप्शन भी मैं इसी को ट्रेड सेटअप के लिए ढूंढ रहा हूँ। ओवरऑल देखें तो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है और कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड कर रहा है। ओवरऑल देखें तो यहाँ पे 375 का एट द मनी कॉल है, उसमें एक्टिविटी देखने को मिल रही है। 375 का कॉल अभी लगभग 16 रुपए के आसपास चल रहा है। खरीदारी की सलाह होगी। 11 रुपए के सपोर्ट से खरीदा जा सकता है, ऊपर में 24 रुपए के टारगेट के लिए। नैल्को सस्ता ऑप्शन में चंदन जी की पिक हो गई। राजू सातपति जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार। श्रेया देखिए, मैं सेल करूंगा हेवल्स इंडिया लिमिटेड। अब अगर हेवल्स का स्ट्रक्चर देखे तो आज डिस्पाइट सो मच ऑफ आप कह सकते हैं स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स, हेवल्स एक ही जगह पे अटका है और वो है 1325 से 1335। तो हमें इतना तो क्लियर है कि यहाँ पे सप्लाई है, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 1345 का। सेल करेंगे हेवल्स इंडिया लिमिटेड। मेरे हिसाब से इसका जो पहला सपोर्ट आता है वो आएगा करीबन 1300 से लेके 1280 का। तो हेवल्स इंडिया इज अ सेल। ओके, हेवल्स इंडिया सेल है। चार्ट का चमत्कार गावस्कर आपका शॉर्ट है श्रेया, और स्टॉक का नाम है HDFC लाइफ। वीकनेस काफी अपेरेंट है। ट्रेड कर रहा है 688 के आसपास। स्टॉप लगाएंगे 690 का, 2 रुपए का। डाउनसाइड पॉसिबल है करीब 682 टू 682 कह सकते हैं। यस, HDFC लाइफ। ओके, HDFC लाइफ ये होगी गावस्कर के पिक। गौरांग जी बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? फार्मा क्षेत्र का चयन किया है आज, और यहाँ पर एक छोटी मझौली कंपनी है अनुज भाई, ग्लैंड फार्मा। यहाँ पर खरीदारी की राय है, और वही तर्क लगा रहा हूँ अनुज भाई के फार्मा भी थोड़ा परे है। ये जो परिस्थितियां हम झेल रहे हैं, तो ग्लैंड फार्मा पर एक सकारात्मक नजरिया है और यहाँ पर निवेश की राय। फार्मा ये मिड कैप फंडा में गौरांग जी की पिक हो गई। फटाफट से रीकैप चार का चौका का आपके लिए करा जाते हैं। सस्ता ऑप्शन के साथ हमने शुरुआत की, चंदन जी की तरफ से आया नैल्को। आपको 375 की कॉल लेनी है और 24 का टारगेट है, 11 का स्टॉप लॉस। एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश जी कह रहे हैं कि हैवल्स में बिकवाली कीजिए। 1280 1300 के नीचे के टारगेट है, 1345 का स्टॉप लॉस लगाना है। गावस्कर की HDFC लाइफ काफ़ी कमजोर लग रहा है चार्ट्स पे, बिकवाली करने की राय। 682 का टारगेट नीचे का, 690 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। और गौरांग जी ने मिड कैप फंडा के लिए ग्लैंड फार्मा चुना है, यहाँ पर खरीदारी की राय लंबी अवधि की नजरिए से। आगे बढ़ते हैं, और ये वॉर के चलते अगर आप देखें तो एविएशन सेक्टर पर भी दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ उड़ानों पर असर पड़ा है तो दूसरी तरफ कच्चे तेल की कीमतों में उबाल है। इंडिगो का शेयर आज 4% नीचे। आइए विनी से समझते हैं कि इस संकट को ब्रोकरेज किस तरह से देखते हैं। विनी, गुड आफ्टरनून, बताएं। बिल्कुल, तो एविएशन स्टॉक्स, टूरिज्म स्टॉक्स, ट्रैवल स्टॉक्स, ऑल स्टॉक्स फोकस में है। एक्चुअली डिक्लाइन देख रहे हैं स्पेसिफिकली ये जियोपॉलिटिकल टेंशन जब से शुरू हुए, और स्पेसिफिकली एविएशन स्टॉक्स की बात करें और इंटरग्लोब एविएशन की बात करें तो यहाँ पे HSBC की पहली एक नोट आई है एविएशन सेक्टर के। उसके ऊपर उन्होंने बताया कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं उसकी वजह से ये 4-5 दिनों में काफ़ी सारे कैंसिलेशंस हो गए। उन्होंने फोर्स किया था कि कैंसिल हो जाए, वो एयर स्पेस जो वेस्ट एशिया में है उसके ऊपर से फ्लाइट्स नहीं जा सकते, उसकी वजह से जो है कैंसिलेशंस काफ़ी सारी बढ़ गई थी। नाउ ओवरऑल ये इम्पैक्ट कैसे होता है, तो HSBC ने हाईलाइट किया कि 20% कैपेसिटी इंटरग्लोब एविएशन के लिए, 32% कैपेसिटी स्पाइसजेट के लिए और 40+% एयर इंडिया के लिए इम्पैक्ट हो सकती है इसकी वजह से। नाउ ओवरऑल कैंसिलेशन तो बढ़ी रहे तो वो तो डायरेक्ट लॉस तो हो ही रहा है, पर ऑयल प्राइसेस अगर उसकी अपटिक देखे इन द लास्ट 4 डेज और क्रूड के प्रभाव जो बढ़ चुके हैं वो देखे तो उसकी वजह से इम्पैक्ट आ सकता है फ्यूल कॉस्ट पे। फ्यूल एक बहुत बड़ा कॉस्ट बन जाता है एविएशन कंपनीज के लिए, तो वो इम्पैक्ट उनके कॉस्ट के ऊपर आएगा। कॉस्ट बढ़ जाएगा तो कॉस्ट बढ़ने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाएगी और प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट हो सकती है Q4 में। ना ऑब्वियसली ये इम्पैक्ट आगे जाते हुए भी ध्यान रखनी पड़ेगी और कमेंट्रीज में क्या मैनेजमेंट्स बोल रहे हैं आगे जाते हुए Q4 में, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी।
उसके अलावा डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक डेटा जो आया था, पैसेंजर ट्रैफिक डेटा, मोतीलाल ओसवाल की एक अपडेट वहाँ पे है, स्टेबल लग रही है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इंक्रीज हुई है 7% और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इंक्रीज हुई है अराउंड 4% इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो ये जनवरी का डेटा स्टेबल लग रहा था, पर अभी फरवरी में क्या इम्पैक्ट आएगा ये इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इंडिगो ग्लोब एविएशन की बात करें तो उन्होंने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ी डिक्लाइन देखी थी इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर। उनकी मार्केट शेयर थी 63.6% वर्सेस 65.2%। तो अब क्या वापस ज़्यादा फॉल होगी, क्या है सिचुएशन फरवरी में, वो आगे जाते हुए ध्यान रखनी पड़ेगी। बिल्कुल दोहरी मार पड़ती हुई एविएशन सेक्टर पर। शुक्रिया विनीय जानकारी के लिए। और कई सारे सेक्टर्स की हम बात करें जहां पर डेंट है वॉर के चलते, लेकिन जहां बिकवाली का मूड है, डेंट है, आज एक सेक्टर इसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और वो सेक्टर है शुगर सेक्टर। लेकिन वजह क्या है, कारण क्या है इसके पीछे के, ये समझाने के लिए कंचन मौजूद है। कंचन, गुड आफ्टरनून वंस अगेन। और जिस तरीके से माहौल है मार्केट का काफ़ी पेनफुल, लेकिन चीनी शेयरों में आज मिठास देखने को मिल रही है, कारण क्या है? आपने सही मेंशन किया कि चीनी शेयर की आज जो मिठास है वो हमें दोगुनी देखने को मिल रही है। बाकी के अगर सेक्टर्स की तरफ नजर डाली जाए तो ये सेक्टर इस टाइम पे काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। देखिए, यूएस के अगर शुगर फ्यूचर्स की बात करें तो वो 14% को पार करते हुए नजर आए हैं, जिसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है जियोपॉलिटिकल टेंशन इस टाइम पे हम जो देख रहे हैं। अब अगर डोमेस्टिक प्राइस की बात करी जाए तो वो अब ग्लोबल प्राइस के बराबरी पे आ पहुंचे हैं। क्रूड हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से उबाल मारता जा रहा है, उसके चलते इथेनॉल का प्रोडक्शन प्रॉफिटेबल बनता जा रहा है। ब्राजील इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा जो केन्स है उनको इथेनॉल में डाइवर्ट कर सकता है। और जो शुगर की अगर ग्लोबल सप्लाई हम देखें तो वो माना ये जा रहा है कि शॉर्ट टर्म में हमें टाइटन होती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन ये बात थी ग्लोबली, इससे अब इंडिया को क्या फ़ायदा आ रहा है, इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। देखिए, अगर ग्लोबल सप्लाई कम होती है तो जो इंडिया का शुगर एक्सपोर्ट है, मार्केट है, वो हमें कॉम्पिटिटिव होता हुआ दिखाई देगा। साउथ अमेरिका एक्सपोर्टर्स को इस टाइम पे फ्रीट और साथ में जो इंश्योरेंस का कॉस्ट है वो ज़्यादा देना पड़ सकता है, जिसके चलते जो लॉजिस्टिक का इशू का फायदा है वो डायरेक्टली हमें इंडियन कंपनीज में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और इस टाइम पे अगर डोमेस्टिक प्राइस की भी बात करी जाए तो वो 36 से लेके 40 रुपए के बीच पे कारोबार कर रहे हैं। तो जहां पे हमें एक तरफ से महंगाई होती हुई दिखाई दे रही है, उसका सीधा फायदा हमें इंडियन कंपनीज को मिलेगा। उसी की वजह से ये तेजी हमें देखने को मिल रही है। बिल्कुल कंचन, तो काफ़ी तेज़ी इस समय आपको शुगर स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। मार्केट डे हाई पर अच्छी खासी रिकवरी है। अब ये रिकवरी टिकेगी या नहीं टिकेगी ये देखना होगा, बड़ा सवाल। 24,600 तक गए हम 24,305 का लो लगाने के बाद। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद आनंद टंडन जुड़ेंगे हमारे साथ। चलिए, अब हमारे साथ आनंद टंडन जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। आनंद जी, गुड आफ्टरनून। अभी मैं नितिन कामत का एक ट्वीट देख रहा था, काफ़ी अच्छा मुझे वो ट्वीट लगा एक्चुअली। करंट मार्केट को जो एक तरीके से बयां कर रहा है कि द मार्केट इज़ टू काम गिवन वट एवर इज़ हैपनिंग एंड दैट इज़ मेकिंग इट इवन स्केरियर। आप कैसे देख रहे हैं इस समय जो करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और जो मार्केट का रिएक्शन अब तक रहा है उसे? देखिए, जियो पॉलिटिक्स के ऊपर कुछ खास टिप्पणी करना इस वक्त कोई खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये कहना कि अभी कब तक वॉर चलेगी या उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये कोई कह नहीं सकता। जहां तक एक्सपर्ट्स का मानना है, ये हो सकता है कि ये वॉर ऑफ एट्रिशन रहेगी और कई हफ्तों तक चल सकती है, क्योंकि एक तरफ जो अटैक कर रहे हैं उनके पास असले जो है कम होते जा रहे हैं उनके डिफेंस के लिए, और उसके साथ साथ ईरान के पास बहुत सारे सस्ते ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं जो कि वो कई जगह पे छोड़ रहे हैं। इसका प्रभाव जरूर नेगेटिव है। अगर ज्यादा दिन तक रहा तो भारत के लिए अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जैसे आप लोग कह ही रहे हैं सुबह से कि तेल के दाम जो है बढ़ेंगे और जो हमारा डेफिसिट है फॉरेन एक्सचेंज का वो और बढ़ने की पूरी तरह से संभावना है। तो इसका मतलब यही होगा कि हमारा जीडीपी जो है वो थोड़ा जितना अनुमानित था उससे कुछ हद तक थोड़ा सा कम हो सकता है। रही बात बाजार की, कितना बाजार को और घबराना चाहिए, मेरे हिसाब से बाजार शायद इसलिए ज्यादा गिर रहा है क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। तो कई महीनों से मार्केट वीक रहा है और जो बेचने वाले थे एफआईआईज वो ऑलरेडी काफी कुछ बेच चुके हैं।
इसका मतलब ये नहीं कि ये नेसेसरली बॉटम है, हो सकता है 5-10% की गिरावट और आ जाए, लेकिन इस वक्त कोई बहुत बेचने वाला नजर नहीं आ रहा है बाजार में, अनलेस रिटेल मार्केट में बहुत पैनिक हो, म्यूचुअल फंड्स में विड्रॉल हो। इसके साथ साथ क्योंकि बाजार वीक है, इसलिए आईपीओ का जो प्रभाव था वो भी थोड़ा सा हल्का हो रहा है और शायद आईपीओ पाइपलाइन कुछ कम होती जाएगी, तो मार्केट अपने आप एडजस्ट करता है। मेरे हिसाब से चिंता की एक ही कारण है कि वैल्यूएशंस अभी भी जो है वो हिस्टोरिक लेवल से हायर है। अगर आप देखें कि हाँ हमने अंडर परफॉर्म किया ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स के हिसाब से, उसका मतलब ये नहीं कि बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं। अभी भी इस वक्त साल भी जो ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनका जो वैल्यूएशन है वो हमसे आधा है या लेट अस से 2/3 है, और ग्रोथ रेट जो है हमसे कम 5 से 10% ज्यादा है। अब डिपेंड करता है कौन सा नंबर आप यूज कर रहे हैं, तो उसके कारण रिलेटिव वैल्यूएशन हमारी अभी भी महंगी ही है, और वही एक प्रॉब्लम है कि जब तक वो ठीक नहीं होती है तब तक आपको फ्रेश इनफ्लो आना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। ओके आनंद जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। आपने कहा कि 18 महीने से कोई रिटर्न नहीं मिले हैं मार्केट में, और जिस तरीके से ये गिरावट है ये ओकेश गिरावट है, कोई बड़ी गिरावट नहीं है। लेकिन सर मार्केट में तो पैसे बने ही नहीं पिछले 18 महीने से इन्वेस्टर्स के, और अभी भी कह रहे हैं आपकी वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, तो करना क्या मार्केट में? तो स्थिति ऐसी रहेगी आने वाले कुछ समय के लिए, क्या मान के चले? देखिए दो चीज है, एक तो मार्केट लेवल पे अगर आप देखें तो गिरावट उतनी नहीं आई है। स्टॉक लेवल पे कई जगह काफी अच्छी खासी गिरावट आ गई है, और कुछ हद तक ये भी प्रॉब्लम है कि वो गिरावट इसलिए आई क्योंकि बिजनेस आउटलुक चेंज हो गया। जैसे कि आप आईटी के बारे में बात करें तो अगर आईटी में लगता है कि हिस्टोरिक लेवल से अब सस्ते हो गए हैं स्टॉक, उसके साथ साथ ये भी प्रॉब्लम है कि हिस्टोरिकल लेवल से आउटलुक जो है वो काफी खराब हो चुका है। तो इसलिए आपको इस वक्त भी, जैसे मैं हमेशा मेंटेन करता हूँ, एसेट एलोकेशन के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। कुछ हद तक आपका इक्विटी जो है अब धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। कई महीनों बाद मैं ये कह रहा हूं कि आप इक्विटी में थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं, ये उम्मीद ना रखते हुए कि अगले 5-6 महीने में आपको कोई बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा। और हो सकता है जैसे मैंने कहा कि निफ्टी लेवल पे ही शायद आपको 5 से 10% और गिरावट आ सकती है, लेकिन अगर अब आप धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करें और ये समझ के चलें कि अगर 10% और बढ़ गया गिरे बाजार, तो आप अच्छी तरह से उसमें पूरी तरह से निवेशित हो जाएं जितना आपका इक्विटी एलोकेशन होना से चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि इस तरह की जब अपॉर्चुनिटी आती है तो उस समय बहुत घबराने की बात नहीं है, ना ही उसमें बहुत ज्यादा उछलने की बात है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कल ही जाके आप पूरा निवेश कर दीजिए, लेकिन अब शायद आपको कई क्षेत्र ऐसे नजर आएंगे जो थोड़ा सा वैल्यूएशन कंफर्ट आने की तरफ नजर आ रहे हैं, और जैसे जैसे ये इसका जो दुर्घटना हटेगी तो वहां से आपको बाजार ऊपर चलने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल। अच्छा, मीन वाले एक बार निफ्टी का चार्ट लेकर आइए, और देखिए शायद जो चीज़ मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था ना, अभी क्या है, हम 24,610 तक गए, एक कैंडल में हम वापस 24,500 पर आ गए। मैं यही बात कह रहा हूँ कि अभी क्या है ना, मैं मतलब ठीक है, अब कई महानुभाव को लगता है कि आप 400 से 600 पे लेकर 550 पे फर्स्ट टारगेट हिट, तो मेरे को समझ में नहीं आता कि वो कौन सा टारगेट था, वो कहाँ से आया था। जिसने 24,600 पे लिया वो तो अभी भी लॉस पे ही है, अभी भी लॉस पे ही है वो तो। 24,400 से 600 पे अगर किसी ने बाय किया तो खैर। एनीवे आनंद जी, एक स्पेस जिसमें बहुत प्रेशर था, और एटलीस्ट यहाँ आप कह सकते हैं कि एटलीस्ट अभी के लिए तो वैल्यूएशन कंफर्टिंग लगेंगी, भले हमें नहीं पता कि ईपीएस किस तरीके से इम्पैक्ट होगा, वो है आईटी। क्या आईटी, लार्ज कैप आईटी खासतौर से खरीद रहे हैं आप अब इन लेवल्स पर? देखिए हमारे व्यू फंडामेंटली आईटी के ऊपर अब नेगेटिव हो चुका है। अब ट्रेडिंग के हिसाब से यस, क्योंकि जगह रुपए और गिरता है उसमें गिरावट आती है, और क्योंकि ऑलरेडी इसमें अंडर परफॉर्मेंस कहीं रही है तो आपको एक पुल बैक रैली मिल सकती है। लेकिन ये मानना है कि यहाँ से जो हमारे एग्जिस्टिंग आईटी कंपनियां हैं वो बहुत बढ़िया करेंगी, ये मुझे मुश्किल लगता है। भले वो कहते रहे कि हाँ कॉर्पोरेट और इंडस्ट्री में उतना फर्क नहीं पड़ेगा आईटी का, एआई का एंड ऑल दैट, मेरा मानना ये है कि आपको कंपनियां जो मिलेंगी आगे जाते, वो आपको जो आज के दिन 50,000 लोगों की कंपनी है वो 500 लोगों की कंपनी होगी, और शायद इससे आपको 10 और कंपनियां ऐसे मिल जाएं, लेकिन टोटल एम्प्लॉयमेंट जो आईटी में है वो कम होने वाला है, और जो एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एक्सपर्टीज है उससे आपका काम नहीं चलने वाला है, आपको कई और तरह की चीजें खोजनी पड़ेगी। तो एग्जिस्टिंग आईटी कंपनियों से ट्रेडिंग के अलावा मैं नहीं मानता कि आपको स्ट्रेटेजिकली उसको पॉजिटिव, अभी फिलहाल कोई ऐसा रीजन है जो पॉजिटिव देखना चाहिए।
ठीक है, अभी पॉजिटिव नहीं है आप आईटी को लेकर, लेकिन आनंद जी एक रिपोर्ट देख रही थी मैं, 80% ऐसे स्टॉक्स भारतीय बाजार में जो भी फिलहाल अपने बेयर मार्केट में है, तो ऐसे कोई स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई किए हो सर जहां पर आपको वैल्यूएशन कंफर्ट नज़र आ रहा हो, गिरावट के बाद रिजल्ट भी ठीक ठाक लगे हो Q3 में, आपको फुल फ्लैज या ग्रीन शूट्स दिखे हो जहां पर आप हाथ लगाने की सलाह देंगे इस मार्केट में? तो जैसे मैंने कहा पहले, तो आप निफ्टी के लेवल पे ही देखिए कि फ्रंट लाइन कंपनीज में निफ्टी इटसेल्फ में आप SIP शायद बढ़ा सकते हैं, और ये मानते हुए कि यहाँ से और थोड़ी गिरावट आएगी, उसके बावजूद आप एवरेज करना शुरू कर सकते हैं। मैं ऐसी पोजीशन से शुरू कर रहा हूँ कि मेरा ये हमेशा से मानना, कई तिमाहियों से मानना था कि मार्केट ओवर प्राइस था और देयरफॉर आपको आपका इक्विटी एलोकेशन कम करके रखना था। उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, अगर आपका ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो ऑब्वियसली कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे और निवेश करने का। जहां तक क्षेत्रों का सवाल है, अनफॉर्चुनेटली जो क्षेत्र बढ़िया कर रहे हैं स्पेशली टॉप लाइन पे, वो अभी भी महंगे हैं, और जो क्षेत्र खराब कर रहे हैं वो खराब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें आपको ऑब्वियसली आउटलुक नेगेटिव दिखता है। तो आप ले दे के आपका बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो चर्न नहीं होगा, तो अभी भी प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट बैंक्स, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड और इंजीनियरिंग रिलेटेड कंपनियां, मैं एम्फेसाइज करूंगा कि इंजीनियरिंग रिलेटेड कंपनियों के ऊपर आप निवेश कर सकते हैं, और पावर इक्विपमेंट जो सप्लायर्स हैं, हालांकि उसमें कोई बहुत सस्ता कंपनी नजर नहीं आ रही है, लेकिन उसके बावजूद ये क्षेत्र हैं जहां पर क्लियरली डिमांड बढ़िया है और ऑर्डर बुक्स कई सालों तक के हैं और वो चेंज होना बहुत मुश्किल है नेगेटिवली। तो यहाँ से आपको वहां पर एटलीस्ट कंपनी के परफॉर्मेंस में कोई खास शॉक नजर नहीं आएगा। आनंद जी, डिफेंस एज ए स्पेस इसने लगातार लोगों को एक तरीके से हर लेवल पे गलत साबित किया। अभी भी डिफेंस में ही कुछ पॉकेट्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रही हैं। कोई डिफेंस स्टॉक आप खरीदेंगे इन लेवल्स पर? तो देखिए, कोई भी कंपनी जो मिसाइल टाइप चीजें बनाती हैं या कोई इनपुट बनाती हैं, वो ऑब्वियसली अच्छा ही करेंगी। प्राइवेट सेक्टर में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा कंपनियां नहीं है। भारत फोर्ज जैसी कंपनी है, लेकिन वहां का आप वैल्यूएशन देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। तो बहुत ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। जो आपको कंपनियों, जो ज्यादातर कंपनियां लिस्टेड हैं वो पब्लिक सेक्टर में है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हम पब्लिक सेक्टर में ही डिफेंस में काम करते हैं, और डिफेंस में वहां पर एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम है, था और रहेगा। तो ये भले उनका ऑर्डर बुक बढ़ता रहे, बट उनका नंबर ग्रोथ जो है आपको 10 से 15% से ज्यादा नहीं नजर आने वाली है, जितना भी ऑर्डर बुक नजर आ जाए। तो इसके कारण वहां का परफॉर्मेंस जो है प्रॉब्लमेटिक रहता है। जब तक इंडियन प्राइवेट सेक्टर डिफेंस इंडस्ट्री बड़ी नहीं होती है, तब तक आपको उसको खेलना मुश्किल हो जाएगा बाजार में। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई कंपनी नजर आती है जहां पर आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, स्पेशली जो कंपनीज जो प्लेटफॉर्म नहीं बनाती बल्कि उनके कंपोनेंट्स बना सकती हैं, तो ऑब्वियसली वहां पर ज्यादा संभावना है ऊपर जाने की। ओके, डिफेंस पर व्यू हो गया। आनंद जी, आपका बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और मार्केट पर व्यू बताने के लिए सर। और CNBC आवाज़ के परिवार की तरफ से आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हो, क्लोजिंग की तरफ चल रहे हैं। मार्केट काफ़ी प्रेशर में सर, रिकवरी आई थी लेकिन टिकी नहीं और फिर से 400 अंक नीचे है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में अच्छी खासी रिकवरी, 800 तक हम गए, अब फिर से 1300 के करीब करीब नीचे। क्या अप्रोच होगी क्लोजिंग की? देखिए, पहली बात तो ये श्रेया, इस दुनिया में कुछ लोग हैं जो बिल्कुल, जिन्होंने एग्जैक्ट आज 24,305 पे खरीदा और 24,600 पे बेच दिया, है ना। वो मतलब बहुत महान लोग हैं, और उनके आप चरण छू के बोलिए कि थोड़ा हमें आशीर्वाद दे दें वो, और उनका आशीर्वाद लीजिए और उनकी फ़ोटो लगाइए और उनसे रोज़ आप कुछ ना कुछ नया सबक लीजिए, ठीक है। जिन्होंने एग्जैक्ट 24,305 पे ख़रीद लिया और 24,600 पे बेच भी दिया, है ना, ऐसे लोग तो बहुत ही कम मिलेंगे। बट ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आज की मार्केट में डे ट्रेडर का पैसा गया ही होगा, है ना। क्योंकि क्या है ना, आप एग्जैक्ट थोड़ा ना, आप एकदम बिल्कुल जैसे कहते हैं कि शेर की तरह आपने जहाँ से ख़रीदा वहीं से मार्केट घूम गया। अगर वो हुआ भी है ना बाई चांस, तो उसको लक माने। देखिए, बाजार काफ़ी कमज़ोर है अभी भी, और इस मार्केट में बड़ा पैसा लगातार शॉर्ट साइड पर बन रहा है, शॉर्ट साइड पर ही बनेगा। आज का लो 24,305 कोई गारंटी नहीं है कि ना टूटे, और जैसे मैं कह रहा हूँ, जिन आज कह रहे हैं कि 24,300 नहीं टूटेगा, वही आपको कल 23,500 की भी बात करेंगे। ये मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूँ। और आज भी हुआ क्या, सोमवार जैसी रिकवरी आई, लेकिन सोमवार की रिकवरी के बाद क्या हुआ,
कल रात को एक बार के लिए तो गिफ्ट निफ्टी जब 800 पॉइंट नीचे था, जो सोमवार को खरीद के गया था, उससे सोचिए उसके दिल पे क्या बीती होगी। इसी तरीके से आपने आज अगर ले लिया है और आप एक स्टॉप लॉस लगा के बैठे हैं, मान लीजिए कल हम खुले ही स्टॉप लॉस से 400 पॉइंट नीचे, तो आप क्या कर लेंगे। और देखिए क्या होता है, ये क्या होता है ना, कई बार गैम्बलिंग करते हैं ना आप जैसे कई बार कसिनो में गए, आपने ब्लैक जैक खेला और एक आपने बेट लगाई, वो बेट आपकी कई बार सक्सेसफुल हुई, आप एक को लगा के वाह अब मैं डबल पैसा लगा देता हूँ। वो कसिनो का काम ही वही है, वो अगली बेट में आपसे उससे डबल पैसा ले लेता है। तो इसके लिए अभी या तो न्यूट्रल है या रैली में पुट्स खरीदें। जैसे मंडे की वो रैली थी, उसमें पुट्स खरीदने चाहिए थे। अभी जो एक आधे घंटे पहले तक की जो रैली आई थी, उसमें मंथ एंड के पुट्स लें बेसिकली, क्योंकि क्या है, पुट्स भले ही महंगे होंगे इस मार्केट में, बिल्कुल महंगे होंगे, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए जो एकदम बिल्कुल कंपल्सिव ट्रेडर्स हैं उनके लिए। खरीद कर रखने की गलती बिल्कुल मत करें इस मार्केट में, स्पेशली बिना हेज के। अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत गिर गया मार्केट, शायद थोड़ी रिकवरी आएगी, हेज के साथ आपको खरीदना वो अलग बात है, लेकिन उसमें भी रिस्क है मेरे ख्याल से। तो मार्केट का टेक्सचर बहुत वीक है। और देखिए मार्केट को एक कैंडल चाहिए होती है पूरी रैली सुहा करने के लिए। आपने बैंक निफ्टी की बात की थी कि 800 पॉइंट तक रह गया था, एकदम से हो गया वापस 1100 पॉइंट, है ना। तो ये इस तरीके के मोह, ये देखिए अब देखिए किस तरीके से मार्केट नीचे आया। अब आप कहेंगे नहीं मैं तो वहाँ बेच चुका था, है ना, मैं तो वो 59,000 पे बेच चुका था, मैं तो सुबह लिया था 58,400 पे मैंने सुबह लिया था और मैं तो 59,000 बेच चुका था। अगर आपने ऐसा किया ना, मैं सच बताऊँ ना, मैं आपके चरण छूँगा। और सिमिलरली निफ्टी पर ये बहुत लोग कहेंगे कि मैं तो एग्जैक्ट 24,300 पे ही लिया था और 24,300 पे लेके मैं तो 24,570 पे बेच के मैं तो निकल गया, या मैं तो निकलवा दिया, तो फिर मैं आपके चरण छूँगा। लेकिन ऐसा कोई नहीं कर सकता मार्केट में, ये बहुत टफ मार्केट है और उसको रिस्पेक्ट दीजिए। मार्केट में इस समय जो हो रहा है वो हम सबकी समझ से परे है, उसको रिस्पेक्ट दीजिए, बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को। रिस्पेक्ट नहीं करेंगे अगर उसको, तो मार्केट ऐसी मार लगाएगा आपको जो आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, अब नूपुर के पास चलते हैं और डीलिंग रूम फीडबैक ले लेते हैं। नूपुर बताइए। बिल्कुल सेलिंग का ही प्रेशर डीलर्स के डेस्क पे भी नज़र आ रहा है। हर तरफ आपको जो सेलिंग है वो ही दिखेगी। हालांकि कुछ चुनिंदा आईटी स्टॉक्स जहां पर डीलर्स के रडार पे जहां पे जो है खरीदारी का माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले हफ्ते आईटी स्टॉक्स बिकवाली की तरफ थे, आज वहीं दूसरी तरफ आईटी में थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिल रही है और इसी सेक्टर से पोजीशन सिस्टम जो है वो आज डीलर्स के रडार पर बना हुआ है। दूसरा स्टॉक है नैल्को, जहाँ पे एक्टिव बाइंग फिलहाल नज़र आ रही है डीलर्स की डेस्क पर। यहाँ पे HNIs की तरफ और इंस्टीट्यूशनल दोनों की तरफ से कुछ यहाँ पर जो है बाइंग बनती हुई दिख रही है। तीसरा स्टॉक है जुबिलेंट फूडवर्क्स, यहाँ पर भी नज़र रखनी है। जिस हिसाब से फ्यूचर्स में आप देखेंगे तो हरे निशान में आपको स्टॉक ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। जो फेस्टिव डिमांड होती है वो काफ़ी पॉजिटिव इंपैक्ट करती है कंपनी के फाइनेंशियल्स को लेकर, तो उसी से एक उम्मीद बनती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते आज जुबिलेंट फूडवर्क्स भी डीलर्स के रडार पर है। ओके, परसिस्टेंट, नैल्को और जुबिलेंट फूडवर्क्स से डीलर्स के रडार पर है। शुक्रिया अनुपुर जानकारी के लिए। लेकिन हमारे पैनल के रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं वो समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं STBT या BTST ट्रेड्स की। बताइए चंदन जी, थर्सडे के सेशन के लिए क्या कैरी कर रहे हैं? बिल्कुल फोकस करना पड़ेगा UBL पे, यूनाइटेड बेवरेजेस लिमिटेड। नीचे के लेवल से रिकवरी है, की मूविंग एवरेज सपोर्ट कर रहे हैं। आज से 12 दिन पहले भी यहाँ पे लगभग 1555-1570 के लेवल से बाइंग हुई थी, आज भी नीचे के लेवल से रिकवरी हुई है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी। सपोर्ट होगा 1595, अपसाइड में टारगेट होंगे 1705 के। ओके, चलिए तो यूनाइटेड ब्रूरीज पर चंदन जी फोकस कर रहे हैं और अच्छा मूव आ रहा है यूनाइटेड ब्रूरीज में। मुझे लग रहा है थोड़ा CNBC आवाज़ की टीम ने भी कंट्रीब्यूट किया होगा इस मूव में जो आज आ रहा है। और सच बताऊं तो श्रेया, जो हमारी CNBC आवाज़ की जो सक्सेस पार्टी हुई, तो उसमें थोड़ा सा मुझे देखकर लगा कि हाँ वाकई में हम थोड़ा बहुत तो उन लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया होगा। गावा सर, आप क्या ट्रेड लेकर जाएंगे बताइए कल के लिए? शॉर्ट, और वो रहेगा बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस ट्रेड कर रहा है 944 के आसपास, टॉप लगाएंगे 950 का, 6 रुपए का। डाउनसाइड पॉसिबल है टू अराउंड 930। बजाज फाइनेंस वीक स्ट्रक्चर। ओके, बजाज फाइनेंस यहाँ पर सेल की कॉल है गावस्कर की तरफ से। अमित सेठ जी, थर्सडे के लिए आपके पिक? जी श्रेया जी, गावस्कर ने मेरा वाला ले लिया स्टॉक, लेकिन उसके अलावा जो वीक है दैट इज बजाज फिनसर्व। यहाँ पे भी वीकनेस बनी हुई है, नीचे के लेवल से जरूर एक रिकवरी आई है, बट स्टॉक ने क्रूशियल लेवल्स ब्रेक किए हैं लगभग 1900 के आसपास। तो इसे शॉर्ट करना है। करंटली इसका लगभग फ्यूचर्स में बजाज फिनसर्व का प्राइस इज अराउंड
1888, तो इसे शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 1910 का और टारगेट्स रहेंगे 1840 के। ओके, चलिए अब राजेश सातपुते के पास चला जाए। राजेश जी बताइए, आपने क्या ट्रेड पिक किया? अनुज, शॉर्ट साइड का ट्रेड होगा कमिंस इंडिया। एक क्लीन रिवर्सल है, एक्सक्यूज मी, एक क्लीन रिवर्सल चार्ट है। 4650 का वो लेवल इंपॉर्टेंट था, तो उसी को मैं वॉच कर रहा था। अभी टूटा है वो लेवल, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 4650 के ऊपर 20 पॉइंट। सो 4675 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के कमिंस इंडिया बेचे। इसका जो टारगेट दिख रहा है वो है करीबन 4500 से लेके 4450। तो करंट लेवल से करीबन 100-150 पॉइंट का फॉल करेक्शन कमिंस इंडिया में दिख रहा है। तो इट्स अ सेल इन कमिंस। सेल करना है कमिंस। ये सातपुते जी की पिक हो गई। आशीष ख्याल जी, थर्सडे के लिए क्या चुना है आपने? देखिए, मैं सेल के साथ जाना चाहूंगा HDFC लाइफ। यहाँ पर काफी वीक स्ट्रक्चर है। स्टॉक ने प्रीवियस जो इंपॉर्टेंट लो था 690 का, वो ब्रेक करके क्लोज वहां दे रहा है। तो ओवरऑल HDFC लाइफ पे सेल की राय होगी। नीचे में जो टारगेट यहाँ पर देखा जा सकता है करीबन 655 का देखा जा सकता है। स्टॉप लॉस ऊपर में 700 का लगाना होगा। ओके, चलिए ट्रेड्स सारी की सारी पूरी हुई। आज वीरो नहीं है तो मार्केट ब्रेथ मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, आज तो आसान है, बेरिश है, मतलब और कुछ उसमें बोलना नहीं है, क्योंकि आज तो मार्केट ही ऐसा है। ज़रा फायर करिए ग्राफिक्स FNO ब्रेथ के। और 12 लॉन्ग, 2 शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक, 167 शॉर्ट और 29 लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले स्टॉक्स। ये जो 12 लॉन्ग है ना, ये काफ़ी बहादुर है वैसे। जरा लेकर आते हैं कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो आज लॉन्ग पोजीशन कैरी कर रहे हैं इस मार्केट में। हाँ, ये देखिए, सोलार इंडस्ट्रीज़, नाल्को, कोल इंडिया, स्विगी और भारती एयरटेल। सोलार खास तौर से इसमें शानदार मूव्स रहे हैं लगातार। चार्ट जीपीटी में भी था आज, नाल्को स्पॉटलाइट में भी था आज, तो अच्छे मूव्स। शॉर्ट बिल्डअप कहाँ कहाँ हुआ है? पेट्रोनेट LNG, टाटा स्टील, गेल, टॉरेंट पावर और जिंदल स्टील, यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप। लॉन्ग अनवाइंडिंग, सेल, बैंक ऑफ इंडिया, APL अपोलो ट्यूब्स, आइनॉक्स विंड और इंडियन बैंक में। ओके, आई थिंक शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक्स नहीं आए, बट 2 ही स्टॉक थे वो, आई थिंक। तो वो बता देता हूँ कौन कौन से थे। टेक महिंद्रा और इन्फोसिस, सिर्फ 2 स्टॉक्स थे जहाँ पर आज शॉर्ट कवरिंग हुई। उसमें से सिर्फ एक इन्फोसिस है जो ठीक ठाक फिर भी मूव दिखा रहा है। गुरांग जी, इन्फोसिस 1300 पर बनता है क्या बाय करना? बिल्कुल बनता है अनुज भाई, लेकिन दिक्कत ये है कि नजरिया क्या है आपका। अगर 1.5-2 साल का नजरिया है और थोड़ा बहुत ये जो आधुनिकरण और आविष्कार को लेकर के खबरें आती हैं, AI को लेकर के, उसको पचाने की मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत ताकत और हिम्मत होनी चाहिए। मात्र सिर्फ इन्फोसिस नहीं, इन्फोसिस, TCS, HCL और टेक महिंद्रा, ये चारों ही दिग्गज हमें पसंद आते हैं। इन्फोसिस पे ये व्यू हो गया काफ़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर। आज IT स्पेस में अगर आप देखें तो इंट्राडे में बढ़त गवाई, लेकिन कुछ चुनिंदा स्टॉक्स, उसमें से एक इन्फोसिस जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोज दे रहा है आज के सेशन में। भारतीय एयरटेल में अच्छा मूव हमारे पैनल ने पिक किया। एक बार पॉलिसी बाजार लेकर आइए स्क्रीन पर, और चर्चा हो रही थी सुबह सुबह भी पॉलिसी बाजार को लेकर, लेकिन क्लोजिंग के वक्त भी देखें आप तो इसमें स्ट्रेंथ है। वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार दिखेगा 1% की तेजी के साथ ये बंद होने की तैयारी में। आशीष ख्याल जी, पॉलिसी बाजार कैरी कर सकते हैं क्या? देखिए, पॉलिसी बाजार में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बना है करीबन 1420 के आसपास। प्रीवियस लो वही था, यहाँ से वहीं से बाउंस बैक हो रहा है, तो कैरी करिए। लेकिन ऐसा है श्रेया, इस मार्केट में कैरी करना है आपको थोड़ा सा बोल्ड अगर आप हो और नजरिया आपका 6 महीने साल भर से, तो कैरी करिए, क्योंकि गैप्स के मार्केट में हो रहा है और वो रिस्क हमेशा रहेगा। नीचे में जो स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा वो 1414 का है, थोड़ा दूर का है, लेकिन वो स्टॉप लॉस होना चाहिए। और ऊपर में जो टारगेट है फिर से हम देख सकते हैं 1575 का, लेकिन मार्केट को सपोर्ट करना होगा। अगर गैप डाउन होगा तो ये स्टॉक में भी प्रेशर बन सकता है। ओके, मीनवाइल भारती में आज काफ़ी अच्छे मूव आए। बहुत दिनों के बाद भारती आज इस तरीके के मूव्स फाइनली दिखाने में सक्सेसफुल हुआ है। और सच बताऊं तो काफ़ी ओवरसोल्ड भी हो गया था स्टॉक। अपने हाई से कितना, आई थिंक 13% करीब गिर चुका था। यहाँ पर अच्छी मूव इस समय भारती एयरटेल में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाबा सर, भारती को कैरी करना है या फिर ये सिर्फ डे ट्रेड था? एक्चुअली मेरे ख्याल से मैंने बोला था कि जो मिला अपना, बाकी सब ना 3.25 तक 3.5 तक निकल जाइए पैसा। उसका रीजन ये है कि मुझे कल मार्केट और भी डाउन लगता है यहाँ से, तो जो मिला आप ले लो। आज कल देखेंगे फ्रेश ट्रेड मिलेंगे बहुत। ओके, जो कमाया वो घर लेकर जाएं, क्योंकि मार्केट ही ऐसा है, कल क्या हो जाए तस्वीर साफ नहीं फिलहाल। तो ये स्ट्रैटेजी भी काफ़ी अहम हो जाती है ऐसे मार्केट में।
लेकिन ऑटो स्पेस में जिस तरीके से गिरावट आई, बहुत सारे स्टॉक गौरांग जी जो फंडामेंटली हमने और आपने चर्चा किए हैं जो स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं, एक तो उसमें से टीवीएस मोटर, और कुछ चुनिंदा रिपोर्ट देख रही थी मैं, टीवीएस मोटर पर ये बात कही गई कि ये इंडस्ट्री को भी आउट परफॉर्म करेगा। हालांकि इसने भी निचले स्तरों से आज के सेशन में रिकवरी दिखाने की कोशिश की है। ऑटो स्पेस में टीवीएस मोटर कैसा लगता है आपको? प्राथमिक रूप में मैं दर्जा देना चाहूंगा टीवीएस मोटर को। अगर हम तुलना करते हैं बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर्स, और हमने कई बार, मुझे याद है मैंने और हमने, अनुज भाई ने और मैंने कई बार टीवीएस मोटर्स पर चर्चा की है और एक आउटस्टैंडिंग स्टॉक के रूप में उभर करके आया। और मेरे ख्याल से इसे खरीदारी की राय तो तीनों में ही है, आयशर मोटर इंक्लूडेड, जो कि हाई एंड रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल बनाती, लेकिन एक बेहतरीन विकल्प बन सकता है। अगर आपको कोई एक स्टॉक चुनना हो दो पहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों में, तो मेरे ख्याल से वो टीवीएस मोटर होगा। ओके, अच्छा एक चीज़ जरूर करूँगा मैं श्रेया, अगर आपने मार्केट में इस साल पैसा बनाया है ना जनवरी और फरवरी में, स्पेशली ट्रेडिंग साइड पर, तो आप धुरंधर ट्रेडर हैं वाकई में। फिर आप डिज़र्व करते हैं इस मार्केट में, फिर आप उस 10% की लीग में आना डिज़र्व करते हैं अगर आपने इस मार्केट में पैसा बना लिया तो। देखिए पोस्ट कोविड जो मार्केट आई थी, जो 2022, 23, 24, वो 21, 22, 23, 24 की मार्केट थी, उसमें तो कोई भी पैसा बना लेता। जैसे मैंने कहा था, उसमें तो अगर आपने बंदर के हाथ में 10 डार्ट पकड़ा दिए होते तो 10 के 10 विनर होते, 10 के 10। तो बंदर को भी लगता है कि मैं सबसे बड़ा ट्रेडर हूँ, और लगा भी बंदर को कई बार कि मैं सबसे बड़ा ट्रेडर हूँ या सबसे बड़ा इन्वेस्टर हूँ। अब जो है ना, वाकई में इस समय मार्केट में टेस्ट हो रहा है। इस समय अब आपको पता चलेगा, अब वो जो डार्ट 10 के 10 सही लगे थे ना, अब वो डार्ट पता नहीं कहाँ गिरे पड़े हैं, आपको पता भी नहीं होगा। 70-70, 80-80% स्टॉक गिर गए, अब थोड़ा ना कोई उनकी बात करेगा। अब इस मार्केट में अगर आपने पैसा बना लिया ना, तो फिर मार्केट आपके लिए। हाँ, इस मार्केट में अगर आपने पैसा गंवाया तो बजाय डिस्पोंडेंट ना हो, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं जिसने इस मार्केट में पैसा गंवाया होगा, बहुतों ने गंवाया होगा। लेकिन इस मार्केट में बहुत कुछ लोग ही बना क्रीम होंगे जो एब्सोल्यूट क्रीम जो होती है ना, एब्सोल्यूट क्रीम, वो वही पैसा बना पाएंगे। मीनवाइल स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा एग्जांपल है सोलार इंडस्ट्रीज। और देखिए आप सोलार इंडस्ट्रीज का चार्ट लेकर आइए, 4% अब सोलार इंडस्ट्रीज ऊपर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इसकी एक बार 52 वीक हाई और लो की प्लेट फायर करेंगे, क्योंकि इसमें करेक्शन बड़ी आई थी सोलार इंडस्ट्रीज में। और आई थिंक 17,820 का हाई था, और खैर 52 वीक लो तो पहले का था, लेकिन वहाँ से अच्छा खासा गिरा था ये स्टॉक, अब 14,500 पर। चंदन जी, कोई व्यू इस पर, सोलार इंडस्ट्रीज पर? बिल्कुल अनुज जी, देखिए काफी अच्छा स्ट्रेंथ इस काउंटर में देखने को मिल रहा है, और जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल कंसर्न है, लग रहा है इस काउंटर में थोड़ी सी रिलीफ रैली भी देखने को मिलेगी। सबसे अच्छी बात इसमें ये रही है कि बाजार पिछले लगभग 5 वीक से करेक्टिव मूव दिखा रहा है, बट ये काउंटर अपने आप को होल्ड कर रहा था, डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, तो लग रहा है यहाँ पे स्ट्रेंथ आएगी। मार्केट रिकवर होता है तो भी स्ट्रेंथ बनेगी, मार्केट कंसोलिडेट होता है तो भी यहाँ पे रिकवरी बनेगी। थोड़ा हाई वैल्यू का काउंटर है, इसलिए हम डिस्कस नहीं किया, अदरवाइज ये एक प्रेफर्ड पिक बन रहा है। मौजूदा लेवल से देखें तो 14,100 के आसपास का सपोर्ट है, कहीं ना कहीं 15,000 और 15,270 तक के अपसाइड यहाँ पे बन रहा है। बिल्कुल, आज सुबह हमने जो डिस्कस किए थे सारे स्टॉक्स, उनमें से आई थिंक जो 2 में सबसे अच्छा ट्रेडेबल मूव्स है, एक सोलार में आया और एक एबट में आया। और मैं एक चीज़ बताऊं आपको, कई ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो आपको थोड़ा सा अनरीजनेबल लगेंगे, लेकिन देखिए एबट में तो शानदार, और एबट में तो पूरी तेज़ी स्क्रीन पर प्ले हुई है। सोलार में तो आप फिर भी कह सकते हैं कि थोड़ा गैप अप हुआ था, एबट के केस में पूरी की पूरी रैली जो है वो स्क्रीन पर प्ले हुए। मुझे अगर सारे स्टॉक्स में जो मैं सुबह डिस्कस करता हूँ, अगर 2 सबसे अच्छे लगे तो ये 2 थे। एक हमारा पूरा एनालिसिस के उल्टा भी पड़ा है वैसे, स्विगी हमने आज वीकनेस में लिया था, हमको लग रहा था कि चार्ट वीक है, लेकिन स्विगी आज उल्टा पड़ा हमारे एनालिसिस के मुकाबले, तो ठीक है, वो भी मतलब वैसे चर्चा हो रही थी सर इसकी, अभी भी चार्ट कोई स्ट्रांग है नहीं, लेकिन आज नहीं है। लेकिन देखिए मैं एक चीज़ बताऊं, मैं अब सिंपल मानता हूं, अगर हम जो चला है उसकी बात करते हैं, जो नहीं चला उसकी बात भी करनी चाहिए हमें। मतलब ये हमारा फ़र्ज़ है हमारे दर्शकों के लिए। अगर हम हमारे व्यूअर्स को कुछ बताते हैं, और अगर हमने 6 चीज़ें बताई, उनमें से अगर 4 चली, तो हम सिर्फ उन 4 का ढिंडोरा पीटे हैं, बाकी 2 को भूल जाएं, ये नहीं करना चाहिए। जो 2 हमसे गलत हुए, हमको उसकी बात करनी है। हमारा आज स्विगी पे व्यू गलत पड़ा, मैं मतलब ये एक्सेप्ट करना आई थिंक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगेन और लाइफ में ये सब चीज़ें होंगी। आपका स्ट्राइक रेट ऐसे ही होगा, 60-70% के करीब का स्ट्राइक रेट होगा, बाकी तो आप भी मतलब हर कोई गलत जाएगा, तो
लेकिन उसकी बात करना ज़रूरी है, उसको ओन अप करना, उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। मेरा तो ये मानना है, एटलीस्ट मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ कि मैं तो जब भी गलत पढ़ता हूँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ यहाँ पर व्यू जो था वो थोड़ा सा गलत पड़ा था। चलिए खैर, मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रही, लेकिन फिर भी एक चीज़ कहनी होगी, मोर और लेस मिरर इमेज थी आज का जो ट्रेडिंग सेशन था मंडे के हिसाब से। वही बड़ा गैप डाउन, वही सेकेंड हाफ में थोड़ी सी रिकवरी, फिर फेल होती है वो रिकवरी। हाँ नहीं, लेकिन वही रिस्क बना हुआ है कि ओवरनाइट में क्या होगा क्या नहीं होगा, और उसके बाद ये एक व्यू लेंगे। जाते जाते एक लास्ट चार्ट चेक करते हैं, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स TMPV। अमित जी आप देखिएगा, TMPV इसका सिंबल है, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। क्या कह रहा है आज का चार्ट? जी अनुज जी, डेफिनेटली यहाँ पे वीकनेस है। जिस हिसाब से स्टॉक ने की मूविंग एवरेजेस ब्रेक किए हैं, स्विंग लो लगभग इसका 340-335 के आसपास आता है। जिस हिसाब से वॉल्यूम्स और प्रेशर बना हुआ, मुझे लगता है यहाँ पे 340 से लेके 335 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। स्टॉप लॉस लगभग हम 356 का रखेंगे यहाँ पर। ओके, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल यहाँ पे भी थोड़ी वीकनेस फिलहाल देखने को मिल रही है। क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, 2 मिनट रह गए हैं क्लोजिंग को, और लेकिन मार्केट काफ़ी वीक होता हुआ। इनफैक्ट गर्मी थीम वाले स्टॉक्स भी आज काफ़ी अंडर परफॉर्म किया। वोल्टास का जिक्र किया था हमारे पैनल ने, सेल की कॉल आई थी। ब्लू स्टार रखिएगा स्क्रीन पर, वोल्टास, हेवल्स की अभी अभी चर्चा हुई, STBT का ट्रेड्स आया है, उसके अलावा वर्लपूल। तो ये सारे जो गर्मी थीम वाले काउंटर हैं वो भी चले हैं। चंदन जी, मेरी तरफ से आखिरी सवाल आपसे आज के सेशन के लिए, ये जो गर्मी थीम वाले स्टॉक्स हैं, अभी कुछ हाथ लगाना चाहिए या फिर नहीं, वेट एंड वॉच करें? देखिए, गर्मी का थीम और हीट वेव का जो आगे का बढ़ने की संभावना है उसमें कोई दोहराई नहीं है, बट उस हीट वेव से पहले दूसरा युद्ध का हीट वेव चलने लग गया जियोपॉलिटिकल कंसर्न के चलते। तो ओवरऑल बायस तो मिक्स है, नीचे के लेवल पे रिकवरी आनी चाहिए, बट ग्लोबल मार्केट और पूरे मार्केट में सेलिंग है, इसके लिए काउंटर टिक नहीं पा रहे। मेरा ऐसा मानना है कि वोल्टास यदि डिक्लाइन आता है और नीचे में 1370 से लेके 1390 के बीच में सपोर्ट लेता है तो वापस रिकवरी के माहौल बनेंगे। अदरवाइज एडवांस डिक्लाइन रेशियो इतना नेगेटिव है, कोई भी फॉलोअप नहीं आ रहा है और ऊपर में सप्लाई बन रहा है, इसके लिए मोस्ट ऑफ द काउंटर गिरते हुए नजर आ रहा है। ओके, वोल्टास देखिए, जहाँ पर थोड़े से अगर रिकवरी के साइन बने तो फिर सोचा जा सकता है, फिर से उसको रिव्यू करेंगे। लेकिन अब सीधे चलते हैं क्लोजिंग की तरफ और बिग वॉल पे समझते हैं कि वेडनेसडे का क्लोजिंग कैसा रहा। सर ऑब्वियसली उस पर जाऊँ उससे पहले एक बार नैल्को का इंटरडे और देख लेते हैं। श्रेया, हम जो चार्ट जीपीटी और वो उसकी बात कर रहे थे, नैल्को एक और स्टॉक रहा जिसमें आज स्क्रीन पर तेजी प्ले हुई है, तो वो भी एक अच्छा रहा। चलिए अब स्क्रीन पर चला जाए। निफ्टी करीब 400 पॉइंट नीचे 1.5%, 24,478 पर। निफ्टी IT ग्रीन में रहा आज। बैंक निफ्टी अभी भी करीब 1000 पॉइंट से ज़्यादा नीचे था, 58,760 पर। मिड कैप इंडेक्स में बड़ी गिरावट आई, 2.2% के करीब गिरावट थी। स्मॉल कैप भी करीब 2% ही गिरा। एडवांस डिक्लाइंस के लिए काफ़ी ख़राब था, ऑलमोस्ट 1:5 का एडवांस डिक्लाइन था। 1:5 से थोड़ा बेटर, 1:4 से थोड़ा ख़राब, इस तरीके का आज एडवांस डिक्लाइन था। चलिए अब आते हैं आज के सेक्टोरल लूजर्स पर। सबसे ऊपर मेटल्स 4%, रियल्टी 3.5%, ऑयल एंड गैस, PSU बैंक्स, कैपिटल गुड्स और एनर्जी। अब आते हैं गेनर्स पर। आज गेनर्स भी थे मार्केट में, ऐसा नहीं है अच्छा, गेनर्स बोल गया मैं, गेनर IT वो भी। चलिए निफ्टी लूजर्स पर आ जाते हैं। निफ्टी के लूजर्स में सबसे ऊपर टाटा स्टील और फिर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। टाटा स्टील 7%, टाटा मोटर्स PV 5%, SBI लाइफ, JSW स्टील, लार्सन एंड ट्यूब्रो और श्रीराम फाइनेंस, यहाँ बड़ी गिरावट थी। और गेनर्स में भारती एयरटेल 2% ऊपर था। कोल इंडिया में अच्छी बाइंग थी। इन्फोसिस चला थोड़ा सा और हल्का सा टेक्निकल चला। ओके, तो ये वेडनेसडे का लेखा जोखा आपके स्क्रीन पर समझा दिया। क्लोजिंग काफ़ी ख़राब रही ऑब्वियसली, मार्केट की जिस तरीके से सिचुएशन बने हैं। कल फिर से हिम्मत जुटाकर आपके सामने हाजिर होंगे स्क्रीन पर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।